नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश विश्नोई आपका स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंतर्गत विभिन्न किसान आंदोलनों के बारे में चर्चा करी थी और किसान आंदोलनों के साथ साथ हमने कुछ जनजातीय आंदोलनों को भी देखा था। आज हम आगे बढ़ते हुए अपने प्रजामंडल जो आंदोलन हुए हैं राजस्थान के अंदर, उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम की जो अलख जगाई गई है, उसके तहत प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना हुई है। किस प्रकार से इन आंदोलनों की स्थापना हुई है और किस प्रकार से ये अस्तित्व में आए हैं और किन्होंने किस प्रकार से इन आंदोलनों ने जो है राजस्थान के अंदर स्वतंत्रता जो संग्राम है उसको अंत तक पहुंचाना, यानी कि 1947 तक राजस्थान और भारत को आज़ादी दिलाना तक का जो है इन्होंने सफर पूर्ण किया है। इसके बारे में आज हमें अध्ययन करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में जानकारी लेने के लिए। अब हम यहाँ पर अगर प्रजामंडल आंदोलन को प्रारंभ करें कि भाई कौन सा आंदोलन किस प्रकार से हुआ है, तो इससे पहले हमें एक चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है और वो चीज़ हमारे सामने ये आती है कि भाई ये जो प्रजामंडल आंदोलन है, लगभग हम देखेंगे 1930-31 से प्रारंभ होते हैं और 1947 तक जो है वो इनका कार्यकाल चलने वाला होता है। तो कुल मिलाकर के बात तो ये आई कि 1930 से 47 के बीच में ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है प्रजामंडल आंदोलन अस्तित्व में आ रहे हैं। तो कुछ एक बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करते हैं, उसके बाद में जो है हम एक एक करके यहाँ से प्रजामंडल आंदोलनों को समझना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वो परिस्थितियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जिनके द्वारा क्या हो रहा है यहाँ पे प्रजामंडल आंदोलन अस्तित्व में आ रहे हैं। तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो हमें बात मिल जाती है 1927 की। कब की बात मिल रही है? 1927 में। 1927 के अंदर एक घटना होती है। क्या घटना है? देखिए, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हो रही है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ठीक बात है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की क्या हो रही है? यहाँ पर स्थापना हो रही है। और ये क्या कार्य कर रही है? ये देशी रियासतों के अंदर भी क्या हो रही है? ये यहाँ से प्रजामंडल आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण बनने वाली है। यहाँ तक तो ठीक है, ये तो पूरे भारतीय का परिदृश्य हो गया भारत के बारे में। यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अपने पास में एक समय आ जाता है 1931 का। कब का समय आ रहा है? 1931 का। और 1931 के अंदर ही जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद स्थापित हुई है, इसका पहला प्रांतीय अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है? प्रांतीय अधिवेशन जो है वो आयोजित किया जाता है, पहला है, ठीक बात है। तो कौन सा आयोजन? प्रांतीय अधिवेशन। और प्रांतीय अधिवेशन की बात करें तो ये प्रथम है। ये कौन सा है? ये प्रथम है। और ये आयोजन हो रहा है इसका अजमेर के अंदर। कहाँ पे आयोजन हो रहा है इसका? अजमेर के अंदर आयोजन हो रहा है। अगर बात करें किसके सहायता से, तो ये कार्य यहाँ पर कर दिया जाता है राम नारायण चौधरी के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? राम नारायण चौधरी जो है वो इससे संबंधित रहते हैं। इनके प्रयत्नों से ही अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का पहला प्रांतीय अधिवेशन कहाँ पे आयोजित हो जाता है? ये अजमेर के अंदर आयोजित हो जाता है, ठीक बात है। अब देखिए, इससे अगर आगे बढ़े तो हमें एक समय काल मिलता है 1938 का। कब का समय काल देखते हैं हम? 1938 में। और राजस्थान के अंदर प्रजामंडलों की जहां तक हम बात करते हैं तो प्रजामंडल जो आंदोलन है उसकी एक बाढ़ जैसी जो है वो आ रही है। कब आएगी ये 1938 के अंदर ही यहाँ पे आती है। मतलब सर्वाधिक जो जिस वर्ष के अंदर यहाँ प्रजामंडल स्थापित हुए राजस्थान की रियासतों में, वो कौन सा है आपका? 1938 में। और इसका कारण है, कारण क्या है? देखिए, 1938 के कांग्रेस अधिवेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कांग्रेस का अधिवेशन। 1938 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो अधिवेशन आपका आयोजित हुआ है हरिपुरा के अंदर। कहाँ पे आयोजित हुआ है? हरिपुरा अधिवेशन के नाम से ही हम इसको जानते हैं। कौन सा अधिवेशन हो गया ये? हरिपुरा अधिवेशन। बात कर ले हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, तो हमने ये बात तो पढ़ रखी है। इससे पिछले ही पाठ के अंदर, छठे पाठ में हमने पढ़ा था, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी और ये हुआ था 1938 के अंदर। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस अधिवेशन के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया था। इस अधिवेशन में क्या लाया गया था? एक प्रस्ताव लाया गया था। और वो प्रस्ताव ही जो है राजस्थान के अंदर इन प्रजामंडलों की स्थापना का कारण बनता है। प्रस्ताव ये था कि इसके द्वारा अब 1938 के बाद में कांग्रेस क्या करेगी? देशी रियासतों के अंदर जो आंदोलन चल रहे हैं उनका समर्थन करने वाली है। तो देशी रियासतों के
आंदोलनों को क्या दे रही है यहाँ से कांग्रेस, आंदोलनों को समर्थन। ठीक बात है, आंदोलनों को कांग्रेस के द्वारा क्या दिया जाएगा, समर्थन दिया जाएगा। तो आ गई बात समझ के अंदर। कुल मिलाकर के हमने बात ये करी है कि 1927 के अंदर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी और 1931 के अंदर जाकर के इसका जो प्रथम अधिवेशन है, जो प्रांतीय अधिवेशन की बात करें तो वो पहला होता है आपके अजमेर के अंदर रामनारायण चौधरी के द्वारा। तो यहाँ से जो है वो जनता के अंदर जन जागरण होता है, एक जागृति की लहर पैदा होती है और यहाँ पे प्रजामंडलों की स्थापना का कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। जैसे कि 1931 के अंदर ही हम आगे देखने वाले हैं, जयपुर और बूंदी के अंदर क्या हो जाते हैं, यहाँ पे प्रजामंडलों की स्थापना जो है वो हो जाती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं 1938 के अंदर कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है वो हरिपुरा अधिवेशन है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने क्या करी थी, अध्यक्षता करी थी। इस अधिवेशन के अंदर एक प्रस्ताव पारित हुआ कि अब जो देशी रियासतों के मामले में अगर कांग्रेस का जो है वो रुझान देखा जाए तो पहले क्या है वो उदासीनता का है, उनके अंदर जो है वो सीधा हस्तक्षेप नहीं कर रही है देशी रियासतों के मामलों के अंदर कांग्रेस। वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे कार्यरत है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश क्षेत्र के अंदर ही, जहां से सीधा ब्रिटिश शासन संबंधित है वहीं से ये कांग्रेस कार्यरत है। सिर्फ और सिर्फ देशी रियासतों के मामले में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे जो रचनात्मक कार्य है, जैसे सामाजिक सुधार के कुछ कार्य है, तो ऐसे कार्यों तक ही सीमित है कांग्रेस इस देशी रियासतों के मामले में। लेकिन अब बात अलग है, 1938 के बाद में कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर यह तय हो गया कि अब जो कांग्रेस है इन देशी रियासतों के अंदर भी जो जन आंदोलन चलाए जा रहे हैं उनका क्या करने वाली है, उनका समर्थन करने वाली है। इसी घोषणा के साथ देखिए कांग्रेस जो घोषणा कर रही है उस समय की भारत की सबसे बड़ी क्या है, राजनीतिक संगठन है, तो उसकी जो बात है उसका कुछ ना कुछ वजूद तो होना ही है। तो जब कांग्रेस के द्वारा ये घोषणा होती है तो अब क्या मिलता है, इन देशी रियासतों के अंदर भी आंदोलनों को बल मिलता है और यहां से क्या होने वाली है, अत्यधिक जो है वो प्रजामंडलों की स्थापना जो है यहां से प्रारंभ होने वाली है। ठीक बात है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम एक एक करके क्या करने वाले हैं, हम एक एक करके जो है अपने प्रजामंडलों का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं जोधपुर प्रजामंडल को। जोधपुर प्रजामंडल के अंदर क्या क्या स्थितियां बनी हैं उसके बारे में हम बात करें तब सबसे पहली हमारे सामने जो स्थिति आती है जोधपुर प्रजामंडल के लिए, तो उसको देखिए। सबसे पहली बात यह आ रही है कि 1918 के अंदर 1918 देखिए प्रजामंडलों के अध्ययन में जो बातें आपको याद रखनी है वो एक तो संस्था के नाम, संगठनों के नाम, उनके अध्यक्ष या उनके संस्थापकों के नाम और ये कब संस्था स्थापित हो रहे हैं और इनकी क्या गतिविधियां रही है। इन चार प्रश्नों के बारे में हमें यहाँ प्रजामंडलों के बारे में जानना होता है। ठीक बात है। तो वही कार्यक्रम हम आगे बढ़ा रहे हैं और हमने सबसे पहले यहाँ पे बात करी 1918 के अंदर स्थापित हुई है मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई है। किसकी स्थापना हो रही है, मारवाड़ हितकारिणी सभा। और ये जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है इसकी स्थापना की जाती है चांदमल सुराणा के द्वारा। किसके द्वारा, चांदमल सुराणा। ठीक बात है, चांदमल सुराणा के द्वारा यहाँ पे क्या हो रही है, इस मारवाड़ हितकारिणी सभा की क्या हो रही है, स्थापना हो रही है। ठीक बात है। अब देखिए नेक्स्ट 1920 के अंदर यहां पे स्थापना होती है मारवाड़ सेवा संघ की। 1920 में किसकी स्थापना हो रही है, मारवाड़ सेवा संघ की। और 1929 के अंदर स्थापना होती है मारवाड़ राज्य लोक परिषद की। ठीक बात है। दोनों ही जो संगठन है ये दोनों ही संगठन एक ही व्यक्ति के द्वारा स्थापित किए जाएंगे और उस व्यक्ति का हमें नाम मिलता है, आपका क्या नाम मिल जाएगा, जय नारायण व्यास। क्या नाम मिल जाएगा, जय नारायण व्यास। ठीक बात है। तो जय नारायण व्यास के द्वारा यहां पर स्थापना हो जाती है किसकी, मारवाड़ सेवा संघ की 1920 के अंदर। और 1929 के अंदर किसकी हो जाएगी, मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना यहां पे हो जाती है। ठीक है। अब ये जो मारवाड़ राज्य लोक परिषद है यहां से जो है ये अपना कार्य प्रारंभ करता है वास्तविक रूप से मारवाड़ के क्षेत्र में जन जागृति लाने का। हालांकि मारवाड़ का जो क्षेत्र है ये जन जागृति के तौर पे सबसे जो है उच्चतम श्रेणी का जो है वो ये रियासत मानी जाती है। यहाँ पे जो है सर्वाधिक जन जागरण की स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। तो अब बात आती है 1934 की। कब की बात कर रहे हैं, 1934 की। 1934 के अंदर स्थापना हुई है जोधपुर प्रजामंडल यानी कि मारवाड़ प्रजामंडल की क्या हुई है, स्थापना हुई है। और ये कार्य कर दिया गया है आपके भंवरलाल सराफ के द्वारा। किसके द्वारा कर दिया गया है ये कार्य हो गया है भंवरलाल सराफ के द्वारा। तो जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किसके द्वारा हुई है, भंवरलाल सराफ के द्वारा हुई है। कब हुई है, 1934 के अंदर ये हुई है। और भंवरलाल सराफ यानी कि मारवाड़ प्रजामंडल ने अपनी स्थापना होते ही यहाँ पर क्या मांग करी है, इन्होंने जो मांग करी है वो है उत्तरदायी शासन की मांग। किसकी मांग करी, इन्होंने उत्तरदायी शासन की मांग करी। इस वजह से इसी संस्था को क्या कर दिया गया है,
1936 के अंदर प्रतिबंधित कर दिया। क्या कर दिया है? 1936 में ये संस्था हो गई आपकी प्रतिबंधित। ठीक बात है। तो अब इस संस्था पे तो क्या लगा दिया गया? राज्य की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो नेक्स्ट क्या होने वाला है? यहां से 1934 से पहले मारवाड़ के अंदर जो जन जागरण का कार्य कौन कर रही है? मारवाड़ राज्य लोक परिषद कर रही है। अब ये जो संस्था है, माने कि मारवाड़ का प्रजा मंडल जो स्थापन हुआ है, ये क्या हो गया? ये तो हो गया आपका प्रतिबंधित। तो अब यहाँ पे जन जागरण का कार्य जो है पुनः स्टार्ट किसके द्वारा हो जाएगा? मारवाड़ राज्य लोक परिषद के द्वारा हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि मारवाड़ राज्य लोक परिषद के द्वारा ही जो है अपनी प्रमुख भूमिका मारवाड़ के अंतर्गत निभाई जाती है स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में, और 1947 तक भारत और राजस्थान के जो है आजाद होने तक। तो अब बात करते हैं पुनः किसके बारे में? मारवाड़ राज्य लोक परिषद के बारे में। हमने देख लिया है इसकी स्थापना तो किसके द्वारा हो गई है? जय नारायण व्यास के द्वारा स्थापना तो हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ और नेतृत्वकर्ता जो है वो यहाँ पे इसके साथ में सम्मिलित हो जाते हैं, जिसमें हम नाम देखते हैं रणछोड़ दास का। किसका नाम देखते हैं? रणछोड़ दास गटियानी। रणछोड़ दास गटियानी का नाम मिल जाता है। इसके अलावा भी देखिए, इसके अलावा मिलता है आपको इंद्रमल जैन का नाम मिल जाता है। किसका नाम मिल जाएगा? इंद्रमल जैन का नाम मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए ये जो भंवरलाल सराफ है जिन्होंने प्रजामंडल की स्थापना करी है, वो तो प्रतिबंधित हो गया, तो वो भी अब जुड़ जाते हैं किसके साथ में? मारवाड़ राज्य लोक परिषद के साथ में भंवरलाल सराफ भी क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और नाम देखिए आनंदमल सुराणा, कौन आ जाते हैं? आनंदमल सुराणा भी जो है वो इनसे जुड़ जाते हैं, आनंदमल सुराणा। इनके अलावा आपके वर्तमान के अंदर एमडीएम हॉस्पिटल का नाम तो सुन रखा है ना, मथुरा दास माथुर। क्या नाम मिल जाता है? मथुरा दास माथुर। इन्हीं के नाम पर वो बनाया गया सरकारी अस्पताल, मथुरा दास माथुर। ये भी क्या है? यहाँ पर मारवाड़ राज्य लोक परिषद के इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। यानी कि अब क्या हो रहा है? मारवाड़ के पूरे क्षेत्र के अंतर्गत जो विभिन्न नेतृत्वकारी व्यक्ति है वो भी इनसे क्या हो जाते हैं? मारवाड़ राज्य लोक परिषद से जुड़ जाते हैं। और मुख्य रूप से अब इसके नेतृत्व में क्या चलाया जा रहा है? मारवाड़ के क्षेत्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए जो है वो आंदोलन चलाया जा रहा है। अब देखिए आगे बात करते हैं 1940 की। तो 1940 आते आते इस संस्थान को भी क्या कर दिया जाता है? प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इसको भी क्या लगा दिया? इसके ऊपर भी मारवाड़ के शासक के द्वारा जो है वो प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक बात है। अब यहां से देखिए ये प्रतिबंध तो लगा दिया, लेकिन इस संगठन ने अपना कार्य जो है वो यहाँ पे अभी स्थगित नहीं किया है, ये अपना कार्य अभी भी कर ही रहे हैं। तब बात आ जाती है 1942 की। कब की बात आ जाती है? 1942 की बात आ जाती है। और 1942 के अंदर होता क्या है? भारतीय स्तर पे बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो वहां पे क्या आयोजन होता है? भारत छोड़ो आंदोलन। तो हमने बात करी थी, जब हमने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ा था तब हमने बात करी थी कि यहां से जयनारायण व्यास ने भी जो है वो इसमें सक्रिय योगदान दिया था। आजाद दस्ता का क्या किया इन्होंने? जयनारायण व्यास ने यहाँ पे गठन कर दिया था। वो बात हमने पहले कर ली है। तो देखिए हमने ये भी कहा था कि ये जयनारायण व्यास जो है उनको हजारीबाग सेंट्रल जेल के अंदर क्या बनाया गया था? बंदी बना लिया गया था। लेकिन वो क्या हुआ? वो वहां से फरार हो गए और फिर गुप्त रूप से यानी कि भूमिगत रूप से इन्होंने क्या किया? आंदोलन को चलाने का कार्य कर लिया था। तो वो कार्य इन्होंने, इनका जो कर्म भूमि है वो यही मानी जाती है मारवाड़ के अंदर ही। अब यहां से इन्होंने क्या किया है उसकी बात करते हैं 1942 के अंदर इससे मारवाड़ राज्य लोक परिषद के संस्थान के अंतर्गत कार्य करते हुए। तो देखिए यहां से बात मिलती है कि 1942 के अंदर इन्होंने जो लोक परिषद है किसकी? मारवाड़ की, मारवाड़ राज्य लोक परिषद जो है, मारवाड़ राज्य लोक परिषद, इसका जो संविधान था, इसका जो विधान था, इस विधान को तो इन्होंने कर दिया स्थगित। इसका क्या था? एक विधान था, उस विधान को तो इन्होंने क्या किया? स्थगित कर दिया। किसकी बात कर रहे हैं? जयनारायण व्यास की बात हम कर रहे हैं। तो जयनारायण व्यास ने मारवाड़ राज्य लोक परिषद के विधान को तो कर दिया स्थगित, और फिर क्या कर दिया? यहाँ पे स्वयं बन गए इस मारवाड़ राज्य लोक परिषद के प्रथम डिक्टेटर। क्या बन गए? प्रथम डिक्टेटर बन गए। कौन बन गए प्रथम डिक्टेटर? तो उनके लिए हमने नाम यहाँ पे लिख लिया है, जयनारायण व्यास यहाँ पे प्रथम डिक्टेटर स्वयं को घोषित कर देते हैं। ठीक बात है। यानी कि ये जो विधान के तहत कार्य कर रहे थे वो कार्य तो बंद कर दिया, और अब जो है जयनारायण व्यास ने नेतृत्व क्या कर लिया? पूरा नेतृत्व अपने हाथों के अंतर्गत ले लिया। इस प्रकार से
ये जो कार्यवाही हुई है, इस कार्यवाही के विरोध के अंदर जो है वो सरकार के द्वारा क्या की गई है, गिरफ्तारी चक्र चलाया जाता है। कई लोगों को जो है वो यहाँ पे क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो हमने बात करी कि इनको भी क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। इनमें हमें जो मुख्य व्यक्ति याद रखना है, इस गिरफ्तारी के विरोध के अंदर जो है यहाँ पर भूख हड़ताल होती है। क्या होती है, भूख हड़ताल का आयोजन किया जाता है जोधपुर के अंदर। और इस भूख हड़ताल के अंदर एक व्यक्ति शहीद हो जाते हैं और उनका नाम हमें याद रखना है। उनका नाम मिलता है आपको बाल मुकुंद बिस्सा। क्या नाम मिल जाता है, बाल मुकुंद बिस्सा जो है वो नाम मिलता है। इनकी जो है ये आमरण अनशन कर रहे थे और क्या हो गई थी, जेल के अंदर ही जो इनकी मृत्यु हो गई थी बाल मुकुंद बिस्सा की। इस प्रकार से आंदोलन को जो है वो अत्यंत ही क्रूरतापूर्वक इसका दमन किया गया, लेकिन जो है आंदोलनकारी उनके हौसले पस्त नहीं होते हैं और आखिरकार क्या होता है, 1948 के अंदर जाकर के और मारवाड़ का विलय हो जाता है। किसके अंतर्गत, इनका राजस्थान में क्या होने वाला होगा, राजस्थान में विलय, जिसको हम अगले भाग के अंतर्गत देखने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के अभी तक हमने पूरे के पूरे जोधपुर प्रजामंडल के बारे में जो बात करी है उसको फटाफट से एक बार रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं, क्या क्या घटनाक्रम जो है वो हमारा यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो देखिए हमने बात करी है, सबसे पहले जोधपुर प्रजामंडल के अंदर बात शुरू करी थी 1918 से लेकर के। 1918 में हमने कहा था कि सबसे पहले चांदमल सुराणा जो है एक मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना ये यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, इस मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा जो है यहाँ पर एक तोल आंदोलन भी चलाया जाता है। याद रख लेना, नाम क्या मिलता है, तोल आंदोलन। वो भी कहाँ पे चलता है, यहाँ मारवाड़ के अंदर ही चलता है, तोल आंदोलन। ये तोल आंदोलन जो है ये जो सोने का जो माप है इस वजह से ये चलाया गया था। कुछ जो है वो परिवर्तन कर दिया गया था इस माप के अंदर, इन्होंने आंदोलन चलाया और उस फिर परिवर्तन को क्या करना पड़ा, पुनः चेंज करना पड़ा था। तोल आंदोलन कहाँ चलता है ये याद रख लेना, कहाँ पे चलता है, मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर चलाया जाता है। फिर हमने बात करी थी मारवाड़ सेवा संघ और मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना जय नारायण व्यास के द्वारा क्रमशः 1920 और 1929 के अंदर कर दी जाती है। लेकिन आगे चल करके हम देखते हैं कि 1934 के अंदर जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है भंवरलाल सराफ के द्वारा। लेकिन ये प्रजामंडल जो है उत्तरदायी शासन की जब मांग करता है तो 1936 के अंदर जाकर के इस पे क्या लग जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तब 1936 से पुनः कार्यवाही जो है वो किसके पास आ जाती है, मारवाड़ राज्य लोक परिषद के पास में आ जाती है। इन्होंने जो है वो क्या किया है, देखिए इन्होंने जो कार्य किए हैं कि कुछ और नेतृत्व को अपने साथ जोड़ने का काम कर लिया। तब जाकर के 1940 में इस पे भी प्रतिबंध लगता है। लेकिन 1942 के अंदर जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा होता है तब जो जयनारायण व्यास स्वयं को क्या कर देते हैं, इसका विधान स्थगित करते हुए लोक परिषद का इसको प्रथम डिक्टेटर जो है वो स्वयं को नियुक्त करते हैं, आजाद दस्ते का ये गठन करते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, इनकी गिरफ्तारियां होती है। तो इनका विरोध करने के लिए जो लोग हैं आमरण अनशन करते हैं, जिसमें बाल मुकुंद बिस्सा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर हमने बात करी कि अंत में जाकर के ये यहाँ पे कार्यक्रम चलता रहा और 1948 में जाके इसका क्या होने वाला है, राजस्थान में विलय हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मारवाड़ प्रजामंडल, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। तब अगला आ जाता है आपके सामने बीकानेर प्रजामंडल। ठीक बात है। तो सेकंड जब हम अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं तब आ रहा है आपका बीकानेर प्रजामंडल। तो बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो यहां पर हमें दो व्यक्तियों के नाम मिल जाते हैं। किनके नाम मिलेंगे, देखिए एक व्यक्ति है आपका कन्हैया लाल ढूंढ। कौन है, कन्हैया लाल ढूंढ। ठीक है, कन्हैया लाल ढूंढ के द्वारा। और यहाँ पर एक और व्यक्ति का नाम हमें मिलना है और वो नाम आ जाता है आपको स्वामी गोपाल दास। कौन मिल जाएगा, स्वामी गोपाल दास। ठीक बात है। ये दोनों व्यक्ति मिलकर के क्या करते हैं, बीकानेर के अंदर जो है वो जन जागरण की अलग सबसे पहले जगाते हैं। और इनके द्वारा जो है दो संस्थानों की स्थापना होती है, जिसमें आपका पहला संस्थान तो आ जाता है सर्वहितकारिणी सभा। और सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना होती है इनके द्वारा चूरू में। कहाँ पे स्थापना होती है, ये चूरू के अंदर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना हो जाती है कन्हैया लाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास के द्वारा। इसके अलावा महिलाओं के अंदर जागृति लाने के लिए ये स्थापना करते हैं पुत्री पाठशाला की। किसकी स्थापना करते हैं, पुत्री पाठशाला की ये स्थापना भी कर लेते हैं। तो पुत्री पाठशाला की स्थापना जो है वो किसके द्वारा, कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास के द्वारा यहाँ पे जन जागरण के लिए हो जाती है। फिर आगे देखते हैं, ये कार्य तो यहाँ पे हो ही रहा है। अब बात आती है 1932 की। 1932 के अंदर लंदन के अंदर आयोजित होता है गोलमेज सम्मेलन। क्या आयोजित हो रहा है, गोलमेज सम्मेलन। ठीक बात है। इस समय बीकानेर के महाराजा है गंगा सिंह। बीकानेर महाराजा की बात करें तो वो कौन है, महाराजा है गंगा सिंह। ठीक बात है।
अब महाराजा गंगा सिंह जो है वो यहाँ इस सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं। जब ये लंदन चले जाते हैं तो पीछे से ये जो आपकी सर्वहितकारिणी सभा और कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास जो है, इन्होंने क्या कार्य किया है, इन्होंने एक पत्रिका छपवाने का कार्य कर दिया है। जब ये गए हुए हैं तब उन्होंने एक पत्रिका छपवाई है जिसका नाम है बीकानेर दिग्दर्शन। क्या नाम मिलता है? बीकानेर दिग्दर्शन। ठीक बात है, इन्होंने ये छपवाई, बीकानेर दिग्दर्शन का प्रकाशन करवाया और ये क्या कर दी, इसकी जो पर्चियां हैं वो लोगों में बांटने का कार्य कर दिया। पर्चियां क्या कर दी, लोगों में वितरण कर दी। ठीक बात है। इस बीकानेर दिग्दर्शन में समस्या क्या है, बीकानेर दिग्दर्शन के अंदर जो बीकानेर की राजनीतिक अव्यवस्था की जो स्थिति है, प्रशासन की जो इसमें जो खामियां हैं, यानी कि जो इसमें बीकानेर की जो है प्रशासन की, उसमें सारी क्रूरताओं का जो वर्णन है वो इस बीकानेर दिग्दर्शन के अंदर मिलता है और ये क्या कर दिए जाते हैं, इनके द्वारा यहाँ पे प्रचारित कर दी जाती है। अब महाराजा लौटते हैं गंगा सिंह वापस, और जब वापस लौटते हैं तो एक यहाँ पर आते ही ये क्या करते हैं, सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू करते हैं। क्या करते हैं? सार्वजनिक सुरक्षा कानून। ठीक बात है। और ये सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू करते हैं वापस आने के बाद, और इस कानून के तहत ये क्या करते हैं, उस समय के जितने भी आंदोलनकारी व्यक्ति है उनको क्या कर लेते हैं, गिरफ्तारी करने का कार्य कर लेते हैं। तो यानी कि अब नेतृत्व की क्या हो रही है, यहाँ पे गिरफ्तारी हो रही है। किसके किसकी हो रही है? देखिए, स्वामी गोपाल दास हो गए, चंदनमल बहेड़ हो गए, सत्यनारायण सराफ हो गए, खूबचंद सराफ हो गए, वकील मुक्ता प्रसाद और मघाराम वैद्य, इनको क्या कर लेते हैं, ये मघाराम वैद्य है। क्या नाम मिलता है आपको? मघाराम वैद्य। ठीक बात है। तो मघाराम वैद्य की भी यहाँ पे गिरफ्तारी हो जाती है। तो कुल मिलाकर के हमने ये बात करी कि जब वो गोलमेज सम्मेलन से वापस आते हैं तो कुछ समय के लिए क्या करते हैं, कार्यवाहियां ठंडी पड़ जाती है। किस कारण से? सार्वजनिक सुरक्षा कानून के कारण। लेकिन जब हम आगे चल करके देखेंगे तब हमें यहाँ पे लगेगा कि वापस से क्या हो रहा है, ये पुनः जो है वो कार्यवाहियां यहाँ पे बढ़ने वाली है। तो देखिए क्या कैसे बढ़ रही है, इस बात को हम समझते हैं यहाँ से। तो देखिए अब बात कर रहे हैं हम ये इनकी गिरफ्तारियों के बाद की घटना, यानी कि अब हम पहुंच जाते हैं 1936 पर। कब पहुंच जाते हैं? 1936 में पहुंच जाते हैं। 1936 पर आकर के यहाँ पे स्थापना होती है बीकानेर प्रजामंडल की। किसकी स्थापना हो जाएगी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हो जाएगी। और ये बीकानेर प्रजामंडल जो है ये इसकी स्थापना होगी मघाराम वैद्य के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगी? मघाराम वैद्य के द्वारा यहाँ पे क्या होगी, इसकी स्थापना होने वाली है। ठीक बात है। तो मघाराम वैद्य ने क्या कर दी, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कर दी। कब कर दी? ये कर दी आपके 1936 के अंदर। ठीक है। अब देखिए 1936 के बाद में इस पे क्या लग जाता है, प्रतिबंध लग जाता है बीकानेर प्रजामंडल पे। तो फिर स्थापना की जाती है 1942 के अंदर, बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना होती है। ठीक है। अब जो बीकानेर प्रजा परिषद है ये हो रही है आपकी 1942 के अंदर स्थापित। इसी के तत्वाधान के अंदर जो है 1944 के अंदर, यानी कि 26 अक्टूबर 1944 के अंदर बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बीकानेर, यानी कि जो संस्थान है या जो लोगों का दमन चक्र जो है वो महाराजा के द्वारा यहाँ पे चलाया जा रहा है, उसका क्या करते हैं, विरोध करने का एक दिवस मनाते हैं, बीकानेर दमन विरोधी दिवस। और ये क्या है, ये बीकानेर का सार्वजनिक प्रदर्शन की बात करें, कैसा प्रदर्शन, सार्वजनिक प्रदर्शन की बात करें तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। सार्वजनिक प्रदर्शन पहली बार किया गया महाराजा के खिलाफ में, प्रथम सार्वजनिक प्रदर्शन कहा जा सकता है बीकानेर के प्रजामंडल के इतिहास के अंतर्गत। वो कब हुआ है? 1944 में जाकर के जो है वो राजा के खिलाफ कुछ जो है वो प्रदर्शन करने की यहाँ पे हिम्मत जो है वो यहाँ पे हो रही है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, ये 30 मार्च है, 30 मार्च 1949 को क्या हो जाएगा, आखिरकार बीकानेर का राजस्थान में क्या होने वाला होगा, राजस्थान में विलय हो जाएगा। तब जाकर के हम देखेंगे कि ये जो राजाओं के शासनों के अंतर्गत जो हो रहा था वो सब समाप्त होने वाला होगा। अब देखिए हम पुनः एक बार रिवीजन लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा है टोटली। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने बात करी थी बीकानेर प्रजामंडल, जिसमें दो व्यक्तियों के द्वारा यहाँ पे जो है वो राजनीतिक अलख जगाने का कार्य कर दिया जाता है, कन्हैयालाल ढूंढ के द्वारा और स्वामी गोपाल दास के द्वारा। इन्होंने दो संस्थाओं की स्थापना करी, एक तो चूरू के अंदर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कर दी, और दूसरी बात हम कर लेते हैं महिला जन जागरण के लिए क्या करते हैं, ये महिलाओं की जागृति लाने के लिए ये पुत्री पाठशाला की स्थापना कर देते हैं। ठीक बात। अब जब हम आगे देखते हैं तो 1932 के अंदर ये गोलमेज सम्मेलन होता है, उसमें भाग लेने के लिए महाराजा गंगा सिंह जाते हैं। तो पीछे से जो है यहाँ
के आंदोलनकारी क्या करते हैं, ये लोग जो है वो यहाँ पे एक पत्रिका का प्रकाशन कर देते हैं, बीकानेर दिग्दर्शन नामक एक पैम्पलेट है, वो प्रजा के अंदर क्या किया जाता है, वितरित किया जाता है। महाराजा वापस लौटते हैं, सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू करते हैं और विभिन्न जो है आंदोलनकारी इनको क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन फिर हम आगे देखते हैं कि 1936 के अंदर जो है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है मगाराम वेद के द्वारा। फिर 1942 के अंदर जाकर के देखते हैं, तब जाके हमें पता चलता है बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना हुई, इसी के नेतृत्व में यहाँ पे आंदोलन प्रारंभ होते हैं और 1944 के अंदर जाकर के तारीख मिल जाती है आपको 26 अक्टूबर। यहाँ पर क्या मनाया जाता है, बीकानेर दमन विरोधी दिवस, यानी कि ये पहला सार्वजनिक प्रदर्शन होता है और ये सार्वजनिक जो पहला प्रदर्शन है इसमें संबंधित रहता है आपका दूध व खारा आंदोलन। क्या होता है, दूध व खारा आंदोलन, ठीक बात है। तो ये जो दूध व खारा का जो आंदोलन है ये भी कहाँ पे है, ये आपका बीकानेर प्रजामंडल से ही संबंधित रहता है। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे चल करके इसका बीकानेर रियासत का भी क्या हो जाएगा, राजस्थान के अंदर विलय हो जाएगा 1949 के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका बीकानेर प्रजामंडल। नेक्स्ट आपका आता है जैसलमेर प्रजामंडल। कौन सा आ जाएगा, जैसलमेर प्रजामंडल। अब बात करते हैं जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में। तो देखिए यहाँ से हमें सबसे पहले देखना है जैसलमेर रियासत की कुछ स्थिति के बारे में। तो यहाँ हम बात करें जैसलमेर रियासत के बारे में, तो ये जो रियासत है जैसलमेर रियासत, ये सबसे जो है वो सर्वाधिक पिछड़ी हुई रियासत है उस समय की। किस प्रकार की है, सर्वाधिक पिछड़ी रियासत की श्रेणी में आ रही है। इसका भी कारण देखते हैं, सर्वाधिक पिछड़ी हुई जो रियासत है ये क्यों कह रहे हैं हम इसको। देखिए उसका कारण क्या मिल रहा है हमें कि यहाँ पर क्या है, विस्तृत रेगिस्तान फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है, विस्तृत रेगिस्तान का क्षेत्र है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखिए यहाँ पर यातायात के साधनों का कोई विकास नहीं है, यानी कि यातायात के साधन यहाँ पर बिल्कुल भी उस समय तो उपलब्ध नहीं है, यातायात के साधन नहीं। इन कारणों की वजह से शेष राजस्थान से ये रियासत क्या हुई है, कटी हुई है और इसी वजह से यहाँ पर महारावल कहा जाता है शासक को। क्या बोलते हैं, महारावल। और महारावल का यहाँ पे हमें देखने को मिलता है तीव्र दमन। क्या मिलता है, तीव्र दमन देखने को मिल जाता है। कहाँ पे मिल जाता है ये आपकी बात हो गई आपके जैसलमेर रियासत के बारे में, ठीक है। अब जैसलमेर रियासत के अंदर ऐसी स्थिति है, यानी कि इनके यहाँ पर जो है उत्तरदायी शासन की तो कल्पना करना भी बेकार बात है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक प्रयास होता है सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना करने का। ये प्रयास होता है 1915 के अंदर। कब होता है, 1915 में। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये प्रयास क्या रहा, ये प्रयास असफल रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या, एक वाचनालय स्थापित कर रहे हैं, पढ़ने की कुछ किताबें जहां पर मिले, ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई संगठन स्थापित करना चाह रहे हैं 1915 के अंदर, लेकिन ये भी क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। बात करते हैं 1920 की। 1920 में कुछ शिक्षित वर्ग के लोगों ने महारावल को एक पत्र लिखा है और इस पत्र के अंदर पूछा जाए आपसे कि क्या मांग करी है, तो जो भी मांग है वो है आपकी गैर राजनीतिक मांग। कैसी मांग है, गैर राजनीतिक प्रकार की मांग इन्होंने करी, यानी कि कुछ शिक्षण संस्थाओं की स्थापना से संबंध में कुछ मांगे रखी है, लेकिन इन मांगों को भी क्या कर दिया जाता है, महारावल के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, ठीक है। अस्वीकार हो गई ये मांगे। नेक्स्ट देखिए 1930 के अंदर जो है यहाँ पर हम बात करते हैं नेहरू का जन्मदिन मनाने के लेकर के, और कुछ लोगों के द्वारा एक क्या कर दिया गया है, अखबार के अंदर जो है वो इश्तिहार दिया गया है। अखबार में क्या दिया गया है, अखबार में इश्तिहार दिया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन उन लोगों को भी क्या करने का, गिरफ्तार करने का काम जो है वो यहाँ पे कर लिया जाता है महारावल के द्वारा, यानी कि बर्थडे मनाने की भी छूट नहीं है। देखिए कौन कौन नाम आते हैं यहाँ पे जिन्होंने ये कार्य किया है अखबार में इश्तिहार देने का, जिसमें एक नाम तो आपको मिल जाता है सागरमल गोपा। कौन सा नाम हो गया, पहला तो सागरमल गोपा। एक नाम आपको मिल जाता है यहाँ पर रघुनाथ सिंह का। कौन व्यक्ति है, रघुनाथ सिंह, ठीक है। और एक अन्य और व्यक्ति यहाँ पर आपको मिल जाते हैं जिनका नाम मिलता है आपको आईदान सिंह। क्या नाम मिलता है, आईदान सिंह, ठीक बात है। तो इन तीनों ने मिलकर के अखबार में नेहरू के जन्मदिन को मनाने को लेकर के एक इश्तिहार दे दिया, एक विज्ञप्ति इस प्रकार की जो है वो अखबार में दे दी, और इस आधार पे क्या किया जाता है, इन तीनों को ही महारावल ने क्या करवा लिया है, इन तीनों को ही गिरफ्तार करने का जो है वो कार्य यहाँ पे कर लिया जाता है। तो बात यह है कि बिल्कुल भी उत्तरदायी शासन की तो स्थापना की यहाँ पे बात देखी नहीं जा रही है। 1930 के अंदर ये घटनाक्रम हो जाता है। फिर आगे चल करके हम देखते हैं 1945 में जाकर के, कब की बात आती है, 1945 में जाकर के यहाँ पर जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना का प्रयत्न होता है। और स्थापना होती किसके द्वारा है, तो ये होती है आपके मीठालाल व्यास के द्वारा।
किसके द्वारा स्थापना हो रही है? मीठालाल व्यास जो है इनके द्वारा क्या हो जाती है, यहाँ पर जैसलमेर में प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है, मीठालाल व्यास। ठीक है, 1945 में जाकर के होती है। नेक्स्ट देखिए 1947 के अंदर, देखिए 1947 में गांधी जी का जन्मदिन मनाने का यहाँ पर जो है वो कुछ लोगों ने कार्य कर लिया। देखिए बर्थडे मनाने में भी जैसलमेर वाले आगे हैं। पहले तो नेहरू का मनाया तो जेल में चले गए, दूसरा अब किसका मना रहे हैं? 1947 के अंदर जो है ये जन्मदिन मना रहे हैं महात्मा गांधी जी का। और यहाँ पर जो महात्मा गांधी जी का जो जन्मदिन मना रहे हैं उन लोगों पर जो है सरकार ने यानी कि क्या करवाया है? लाठी चार्ज करवाया है। क्या करवा दिया? यहाँ पे लाठी चार्ज करवा दिया। 1947 के अंदर जाकर के भी ये घटना यहाँ पर आपको सामने आ रही है। इसका मतलब देखा जाए तो जैसलमेर रियासत में जो दमन की प्रक्रिया है वो सबसे अधिक थी, जिसमें हमने इनके बारे में भी बात कर ली है पहले। सागरमल गोपा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आपकी, कौन सी पुस्तक थी वो थी आपका जैसलमेर के अंदर गुंडा राज, है ना। और इस पुस्तक के लेखन के कारण इनको जो है वो निर्वासित होना पड़ा, और जब ये वापस आए तो जेल में डाल दिया गया। और फिर क्या किया गया? तेल डाल करके इनको क्या कर दिया? जिंदा जला दिया गया था सागरमल गोपा को। तो इस प्रकार की दमन प्रक्रिया यहाँ पे चली, लेकिन अंत में जाकर के हम देखने वाले हैं कि यह जो राजस्थान का एकीकरण होगा, जो वृहत राजस्थान बनेगा 30 तारीख को मार्च के अंदर 1948 के अंदर, तब जाकर के हम देखेंगे इसका क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। किसके अंदर हो जाएगा? राजस्थान के अंदर जो है वो इसका विलय हो जाएगा। तो देखिए फटाफट से हम देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थिति कुछ विशेष है, पिछड़ा हुआ है आर्थिक रूप से, राजस्थान शेष राजस्थान से कटा हुआ रियासत है। यहाँ पे तीव्र होता है महारावल का दमन। एक सरकारी सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना का प्रयास होता है 1915 में, लेकिन ये सफल नहीं है। फिर 1920 में एक पत्र लिखा जाता है, साधारण सी मांगे, गैर राजनीतिक मांगे, वो भी स्वीकार नहीं होता है। ठीक है, फिर जो नेहरू के जन्मदिन जो है उसको मनाने की प्रक्रिया चलती है, तो उसमें 3 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बाद हमने देखा 45 में जाकर के क्या हुई है? जैसलमेर में प्रजामंडल की स्थापना हो पाई है। यहां पर एक चीज का और ध्यान रख लेना, ये जो जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई है ये जैसलमेर के अंदर तो हो ही नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पर तो क्या हो रहा है? यहाँ पे जो शासन है वो दमनकारी है। इसलिए इस प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कहाँ पर की जाती है? वो की जाती है जोधपुर के अंदर। पूछा जा सकता है जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे होती है? जोधपुर के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गांधी जी का जन्मदिन मनाने का ट्राई किया 1947 में, वो भी नहीं मनाने दिया, लाठीचार्ज कर दिया। कुल मिलाकर के यहाँ पे उत्तरदायी शासन की बिल्कुल भी स्थापना नहीं हुई है। कब हुई है? जब जहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसलमेर का विलय हो जाएगा। किसके अंतर्गत हो जाएगा? राजस्थान के अंतर्गत विलय हो जाएगा, राजस्थान मिल जाएगा, तब जाकर के ये स्थिति आने वाली है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रजामंडल आपके सामने आ जाता है आपका मेवाड़ प्रजामंडल। देखिए बात करते हैं मेवाड़ रियासत की, तो सबसे जो गौरवशाली रियासत है, सबसे जो प्रमुख रियासत है वो कौन सी थी? आपकी मेवाड़ की रियासत। यानी कि रियासतों में प्रमुख और गौरवशाली रियासत कौन सी है? ये आपकी हो गई ये मेवाड़ प्रजामंडल। और बात करें कि जो सशक्त प्रजामंडल बनता है, सबसे ज्यादा सशक्त जो प्रजामंडल बन रहा है उन प्रजामंडलों की श्रेणी के अंदर आता है कौन सा प्रजामंडल? आपका मेवाड़ का प्रजामंडल। और इसके अलावा जयपुर का प्रजामंडल जो है वो कैसे प्रजामंडलों की श्रेणी में आते हैं? सशक्त प्रकार के प्रजामंडलों की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए यहां पर जो है प्रजामंडल की स्थापना हो रही है 24 अप्रैल 1938 को। कब हो रही है? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हो रही है। और बात करते हैं यहाँ पे संस्थापक है कौन? तो 2 व्यक्तियों का नाम मिलता है आपको यहाँ पर, बलवंत सिंह मेहता। क्या नाम मिल रहा है? एक तो बलवंत सिंह मेहता, और बलवंत सिंह मेहता के साथ ही साथ अन्य एक व्यक्ति का नाम मिल जाता है आपको, माणिक्यलाल वर्मा। क्या नाम मिल जाता है? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा इनके प्रयत्नों से यहाँ पर जो है वो स्थापना होती है मेवाड़ प्रजामंडल की। सर्वप्रथम बात कर लें अध्यक्ष की बात, तो इस मेवाड़ प्रजामंडल की जब स्थापना हुई है तब जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो किसको बनाए गए थे? बलवंत सिंह मेहता को। और माणिक्यलाल वर्मा को क्या बनाया गया? यहाँ पे महामंत्री बनाया जाता है। ठीक बात है, लेकिन अभी इसका जो अधिवेशन है वो हुआ नहीं है, इनको क्या बना देते हैं? महामंत्री। ठीक है, अब यहाँ पे इनका अधिवेशन अभी भी नहीं हुआ है, तो उसी से पहले यानी कि तारीख आ जाती है आपके पास में, यहां से आगे बढ़े तो 11 मई की। कब की तारीख आ जाती है? 11 मई 1938 की बात कर लेते हैं। 11 मई 1938 के अंदर ये जो आपके संस्थान बनाया गया है यानी कि मेवाड़ प्रजामंडल, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। क्या घोषित कर देते हैं इसको? असंवैधानिक यानी कि प्रतिबंधित। ठीक बात है, क्या कर देते हैं इसको? प्रतिबंधित कर देते हैं मेवाड़ प्रजामंडल को। अब मेवाड़ प्रजामंडल को तो प्रतिबंधित किया ही किया, यहां से इसी समय से क्या कर देते हैं? वर्मा जी का भी निष्कासन किया जाता है। वर्मा जी का भी क्या करते हैं? वर्मा जी का मेवाड़ से
जो है वो क्या कर देते हैं, निष्कासन कर देते हैं। वर्मा जी का मतलब तो याद रख लेंगे ना, माणिक्यलाल वर्मा की ही बात कर रहा हूं। तो वर्मा जी को भी क्या कर दिया, मेवाड़ से बाहर निकाल दिया, और ये जो संगठन है इसको क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। अब इनको जो बाहर निकाला तो ये कहां पहुंच गए भाई, ये पहुंच गए अजमेर। ये कहां पहुंचे, ये पहुंचे अजमेर, और अजमेर के अंदर जाकर के और यहां पर इन्होंने क्या लिखा है, मेवाड़ का शासन जो है नामक एक पुस्तक लिखने का कार्य कर देते हैं। ठीक है, मेवाड़ का शासन जो है, वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन, इस नाम से एक पुस्तक लिख डालते हैं। इस पुस्तक के अंदर मेवाड़ के अंदर चलाए जा रहे दमन चक्रों का वर्णन है, मेवाड़ के अंदर जो अव्यवस्था फैली हुई है उसका क्या किया इन्होंने, वर्णन कर दिया है। यानी कि अन्य रियासतों और पूरे भारत के समक्ष मेवाड़ की तत्कालीन स्थिति को रखने का काम कर दिया जाता है। किसके द्वारा कर दिया जाता है, वर्मा जी के द्वारा कर दिया जाता है, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक के द्वारा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहां से जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये वापस लौट करके आते हैं 1939 के अंदर उदयपुर। कहां पे आ रहे हैं, उदयपुर में पुनः प्रवेश करते हैं। और जब वापस उदयपुर में प्रवेश करते हैं तो क्या घटनाक्रम होता है, अब जब मना किया हुआ वापस आएंगे तो लठ पड़ने आना है ना, तो क्या घटनाक्रम हुआ, उदयपुर में जब वापस प्रवेश करते हैं तो राज्य के द्वारा इनकी क्या की जाती है, बहुत अधिक पिटाई की जाती है। और इनकी इस पिटाई का हरिजन समाचार पत्र में भर्त्सना करते हैं। कौन से समाचार पत्र में, हरिजन समाचार पत्र, किसका भाई, ये हो गया गांधी जी के द्वारा क्या की गई, गांधी जी के द्वारा इस पिटाई की हरिजन समाचार पत्र के अंदर जो है वो तीव्र आलोचना की जाती है, भर्त्सना जो है वो की जाती है। ठीक बात है, तो ये तो हो गई बात ये। अब यहां पर हम आगे देखते हैं 1941 का घटनाक्रम आ जाता है। कब का घटनाक्रम आता है, 1941 का घटनाक्रम आ रहा है अपने सामने। 1941 में हम देख रहे हैं यहां पर क्या हो रही है, प्रजामंडल के ऊपर से जो है वो पाबंदी यहां से हट रही है। अभी तक हम बात क्या कर रहे थे कि 1938 24 अप्रैल में मेवाड़ प्रजामंडल बना, लेकिन बनाने वाले दो व्यक्ति माणिक्यलाल वर्मा और कौन से हो गए आपके, बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, फिर हमने देखा कि 11 मई 1938 को क्या हो गया, पाबंदी लग गई, इनको वर्मा जी को यहां से बाहर निकाल दिया, अजमेर चले गए, वहां पे जाकर के मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक से पुस्तक लिखी, वापस उदयपुर आने का प्रयास किया, पिटाई हुई, और हरिजन समाचार पत्र में इस घटना का क्या मिलता, हमें उल्लेख मिलता है। इस प्रकार के घटनाक्रम से चलते हुए आगे बढ़े तो 1941 के अंदर क्या हो रहा है, प्रजामंडल से पाबंदी को हटाया जा रहा है। अब जब प्रजामंडल से पाबंदी हटी तो अब आगे चल करके दिनांक मिलती है 25 से 26 नवंबर 1941 को इस मेवाड़ प्रजामंडल का वास्तविक रूप से प्रथम अधिवेशन आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या आयोजन हुआ है, प्रथम अधिवेशन। और इस प्रथम अधिवेशन की बात करें अध्यक्षता की, किसकी बात करें, इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा हुई है, तो वो हुई है वर्मा जी के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर अब माणिक्यलाल वर्मा को क्या बनाया जा रहा है, इस मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के मैं यहाँ आपको दो चीजें समझाना जा रहा हूं। अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि यहाँ पर मेवाड़ प्रजामंडल के जो है वो अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो बलवंत सिंह प्रथम अध्यक्ष की बात आएंगे तो बलवंत सिंह मेहता की बात हम करने वाले हैं। लेकिन जब हम बात करें कि 1941 के अंदर या फिर जो है पंजीकृत रूप से संवैधानिक रूप से जो इसका प्रथम अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन के अंदर जो है अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, तो वहां पे आपको नाम किसका रखना याद, यहाँ पे माणिक्यलाल वर्मा के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, बात आ जाती है 1942 के अंदर। 1942 के अंदर क्या हुआ, यहां पे जो मेवाड़ प्रजामंडल के वर्मा जी है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अल्टीमेटम भेजा है मेवाड़ के महाराणा को कि आप क्या कर दी। देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, इस समय क्या चल रहा है यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक बात है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने महाराणा को अल्टीमेटम दिया है। किसको अल्टीमेटम दिया है, महाराणा को चेतावनी दे दी। किसने, यहाँ पर चेतावनी देने वाले कौन है, यहाँ पे हो गए वर्मा जी। इन्होंने क्या चेतावनी दी है कि आप जो ब्रिटिश सरकार है इससे अपने संबंधों को खत्म कर लीजिए। ठीक है, क्यों करना है खत्म, क्योंकि भारतीयों को जो है वो इन्होंने युद्ध में शामिल कर रखा है, हमारी कोई मर्जी नहीं है, इनको तो यहाँ से बाहर निकालना है, आप समाप्त कर दीजिए अपने संबंधों को अंग्रेजों के साथ। मेवाड़ महाराणा ने इस चेतावनी पे तो गौर किया नहीं और वर्मा जी को कर लिया, क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, कुछ समय पश्चात समझौते हुए और उन समझौतों के तहत जो क्या किया जा रहा है, वर्मा जी को यहां से मुक्त किया जा रहा है। फिर एक घटना आती है, बहुत इंपॉर्टेंट घटना रहती है अपने राजस्थान के क्षेत्र के अंतर्गत, वो है 31 दिसंबर
1945 और 1 जनवरी 1946, यानी कि 1946 की घटना याद रखते हैं। 31 दिसंबर और 1 जनवरी, कोई एक साल का गैप नहीं है, दूसरे दिन है जस्ट 1946 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अपने यहाँ पे एक अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी, हमने बात करी थी 1927 में, जिसका प्रांतीय अधिवेशन जो है वो अजमेर में हुआ था, ये भी हमने बात कर ली। लेकिन अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन है ये? 7वां अधिवेशन। और ये जो 7वां अधिवेशन है ये आयोजित होता है आपका उदयपुर में। कहाँ पे आयोजित होता है? उदयपुर में आयोजित होता है। और इस अधिवेशन की बात कर लें अध्यक्ष की, तो इस अध्यक्ष का जो है वो निर्वहन किया जाता है पद का पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा इस अध्यक्ष पद को संभाला जाता है? पंडित नेहरू के द्वारा जो है वो इसकी अध्यक्षता की जाती है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन 1946 के अंदर कहाँ पे हो रहा है? उदयपुर के अंदर हो रहा है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं उदयपुर के अंदर। ठीक बात है। उसके बाद हम देखेंगे 1948 में आगे जाकर के संयुक्त राजस्थान जो बनने वाला है उसमें मेवाड़ का विलय जो है वो राजस्थान के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा? मेवाड़ का प्रजा मंडल। देखिए क्या क्या चीजें हमने मेवाड़ प्रजा मंडल में देखी है, स्क्रीनशॉट पहले तो ले लीजिए इसका। और अब देखिए मेवाड़ प्रजा मंडल के बारे में बात वापस से फटाफट से। 2 जने व्यक्ति इससे संबंधित रहे, कौन कौन से? माणिक्यलाल वर्मा और मेहता जी, दोनों ने मिलकर के अध्यक्षता करी। पहले अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता है, और फिर हमने बात करी थी 1938 के अंदर हुआ, लेकिन 11 मई को जाकर के ये क्या हो गया? असंवैधानिक हो गया। जो वर्मा जी है अजमेर निकाल दिए गए, अजमेर से एक पुस्तक लिख डाली, वापस आए, पिटाई हुई, हरिजन के अंदर उसका क्या हुआ? उल्लेख हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रजामंडल से पाबंदी 41 में हटाई गई, तब जाकर के इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, तब इनको अध्यक्ष जो है वो बनाया गया वर्मा जी को। और फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय पुनः इनको गिरफ्तार किया जाता है। और फिर बात आती है 1946 के अंदर, तो जो 7वां अधिवेशन था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का, वो उदयपुर में नेहरू की अध्यक्षता में यहाँ संपन्न होता है। फिर आगे चलकर हम देखेंगे संयुक्त जो राजस्थान बनेगा उसमें इनका क्या कर दिया जाएगा? राजस्थान में विलय कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रजामंडल आपके समक्ष आ रहा है और वो है कोटा प्रजा मंडल। ठीक बात है। तो देखिए बात करते हैं कोटा प्रजा मंडल की। तो यहां पर एक व्यक्ति है, आपको व्यक्ति मिलेंगे पंडित नैनूराम। कौन है? पंडित नैनूराम। इनके द्वारा जो है वो इस क्षेत्र के अंदर कार्य किया जाता है। तो पंडित नैनूराम ने सबसे पहले तो क्या कार्य किया है? इन्होंने 1934 के अंदर, कब की बात कर रहे हैं? 1934 के अंदर हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना करी है। ये भी हम कोटा प्रजामंडल की बात नहीं कर रहे, अभी इन्होंने कौन सा करी है? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना करी है। यानी कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ का जो क्षेत्र है उस सबको मिलाकर के इन्होंने जो है वो एक प्रजामंडल की स्थापना करने का प्रयत्न किया है। लेकिन ये जो हाड़ौती प्रजामंडल है ये असफल माना जाता है। ये क्या रहा है? इसने कोई अभी तक वास्तविक कार्य यहां पर किया नहीं है। इसी वजह से अब इनको पता लगा कि इतने बड़े वृहद क्षेत्र के अंदर जो है वो एक प्रजामंडल कार्य नहीं कर पाएगा, छोटे क्षेत्र में हमें इसका गठन करना पड़ेगा। तो पंडित नैनूराम शर्मा ने एक व्यक्ति को साथ में मिलाया जिनका नाम मिलता है अभिन्न हरि। क्या नाम मिलता है? अभिन्न हरि। ठीक है, और अब इन दोनों ने मिलकर के 1939 के अंदर गठन किया किसका? उन्होंने कोटा प्रजामंडल का गठन कर दिया 1939 के अंदर। ठीक बात है। अब देखिए घटनाक्रम क्या होता है? पंडित नैनूराम की हत्या कर दी जाती है। किसकी हत्या कर दी जाती है 39 के अंदर? जो है वो पंडित नैनूराम की तो हो गई हत्या। तो अब जो कार्यभार है वो किसके पास में आ गया? अभिन्न हरि के पास में आ गया चार्ज पूरा। किसका? कोटा प्रजा मंडल का। अब बात करते हैं हम 1942 की। तो 1942 में अभिन्न हरि से जो है अब नेतृत्व पहुंच जाता है कोटा प्रजा मंडल का। किसके पास में? मोतीलाल जैन के हाथों में नेतृत्व आ जाता है। अब यहाँ पे कोटा प्रजा मंडल के द्वारा जो कार्यवाही की गई है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या करते हैं? ये प्रजा मंडल के नेतृत्व के अंदर महारावल को कैदी बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। किसको बंदी बनाते हैं? महारावल को। और इनके साथ ही साथ किसको? जो वहां पर कोतवाली पुलिस है, कोतवाली के अंदर जो पुलिस है, पुलिस को पुलिस की बैरक में ही क्या कर देते हैं? ये बंद कर देते हैं। पुलिस की बैरक में ही इनको क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। इनको क्या कर लिया? इन्होंने कैद कर लिया। ठीक बात है। और कैद करने के बाद में जो है वो शहर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। शहर का प्रशासन अब किसके पास में है? प्रजा मंडल। पूरे शहर का प्रशासन जो है वो आंदोलनकारियों के पास आ जाएगा। ठीक है, आंदोलनकारियों के हाथों में। ऐसी घटना कोटा के अंदर 2 बार हुई है। किसके पास आ गया? आंदोलनकारियों के पास आ गया शहर का प्रशासन, और मोतीलाल जैन के नेतृत्व में ये कार्य हुआ है। देखिए ये जो घटना है यानी कि शहर का प्रशासन अपने हाथ में ले लेना, ये कोटा शहर में ये घटना 2 बार हुई है।
बाकी ऐसा कहीं पर हुआ नहीं है प्रजामंडल आंदोलन के तहत भी। कोटा शहर में ये कितनी बार घटना हुई है, ये घटना 2 बार। एक बार तो हमने 1857 की क्रांति को पढ़ा था, जयदयाल और मेहराब खान के नेतृत्व में वहां पे क्या किया था, कोटा महाराव को बंदी बनाया गया था और यहाँ पे क्या हो गया था, इन क्रांतिकारियों का हो गया था पूरे शहर के अंदर अधिकार। ठीक है, जो कितने चला था उस समय 5 महीने चला था। यहां पर जो ये चला है ये चलता है आपका 2 सप्ताह, 14 दिन जो है लगभग ये चलता है। उसके बाद में जो महाराव है यहाँ के, उन महाराव ने इनको विश्वास दिलाया कि आप मुझे जो है फ्री कर दीजिए, स्वतंत्र कीजिए, मैं आपके ऊपर दमन चक्र नहीं चलाने वाला हूं। तो दमन चक्र ना चलाने का आश्वासन मिलने के बाद ही वो क्या करते हैं, आंदोलनकारी महाराव को यहाँ से क्या करते हैं, आज़ाद करते हैं पुनः, और उनको शासन जो है वापस सत्ता जो है वो सौंप देते हैं। तो ये घटनाक्रम रहा। और उसके बाद में हम देखने वाले होंगे कि ये कोटा प्रजामंडल जो है वो आगे चल करके जब हम पूर्वी राजस्थान संघ बनाएंगे, ठीक है, उस संघ के अंदर क्या हो जाएगा, 25 मार्च को ये मिल जाएगा राजस्थान के अंतर्गत, यानी राजस्थान में कोटा प्रजामंडल का क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। ठीक बात है। तो यहां पर ये बात हो गई कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई नैनूराम के द्वारा 1934 के अंदर, लेकिन कोई जो है वो यहां से उपलब्धियां नहीं मिली। तो फिर आगे चल करके 1939 के अंदर कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई है, वही नैनूराम के द्वारा ही, और साथ में कौन है, अभिन्न हरि के द्वारा। ठीक है, ये स्थापना हो गई। अब देखिए इनकी तो हो गई हत्या, इनके बाद में मृत्यु होने के बाद में यहाँ पे कौन, मृत्यु नहीं हुई है, इनके बाद में जो है वो यहाँ से अगले अधिवेशन जो होता है उसमें कौन आ जाते हैं, मोतीलाल जैन आ जाते हैं यहाँ पर आपके 1942 के अंदर अध्यक्ष बन जाते हैं, और इनके नेतृत्व में कोटा का प्रशासन जो है वो इनके हाथ में आ जाता है, प्रशासन आंदोलनकारियों के हाथों में। ये 2 बार हुआ है कोटा के अंदर ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोटा का प्रजामंडल। नेक्स्ट आपका आता है बूंदी प्रजामंडल। अब बात करते हैं बूंदी प्रजामंडल के बारे में। तो यहां पर हमें एक बात देखने को मिल रही है, 1931 के अंदर स्थापना होती है बूंदी प्रजामंडल की। इससे पहले अगर बात कर ले तो हमने बात करनी है 1922 में। 1922 में सबसे पहले अगर बात करें कि बूंदी के अंदर जन जागरण करने का कार्य किसके द्वारा किया गया था, तो 1922 के अंदर यहां पर एक व्यक्ति का नाम मिलता है विजय सिंह पथिक। किसका नाम मिल जाता है आपको, विजय सिंह पथिक। और इन्होंने बूंदी किसान आंदोलन, या फिर उसका एक अन्य नाम मिलता है आपको बरड़ किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन चलाते हैं ये, बूंदी का बरड़ किसान आंदोलन। ठीक है, ये एक ही बात है, बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन जो हमने पढ़ रखा है। तो ये बरड़ किसान आंदोलन चलाते हैं विजय सिंह पथिक 1922 में, और ये पहली बार जो है इस बूंदी शहर के अंदर, बूंदी रियासत के अंदर क्या किया जा रहा है, ये जन जागरण का यहाँ पे हमें पहला प्रयास दिखता है। फिर हम बात करते हैं 1931 के अंदर बूंदी के लिए प्रजामंडल की स्थापना होती है, और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना में जिस व्यक्ति का नाम मिलता है वो है आपके कांतिलाल। क्या नाम मिलता है, कांतिलाल। तो कांतिलाल के द्वारा क्या की जाती है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कर दी जाती है 1931 के अंदर। नेक्स्ट बात आती है 1944 के अंदर, क्योंकि इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, तो 1944 में स्थापना हुई है बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई है। और ये जो स्थापना है ये की जाती है आपके ऋषभलाल मेहता के द्वारा। किसके द्वारा, ऋषभदास मेहता के द्वारा जो है वो यहाँ पे ये स्थापना होती है। किसकी स्थापना हो रही है, ये हो रही है आपकी बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1944 के अंदर। ठीक है, ये मोतीलाल जैन तो आपका पिछला है, यहाँ पर नहीं है इनका कोई योगदान, यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के हमने 2 बातें करी। बूंदी प्रजामंडल 1931 के अंदर जो है ये बूंदी प्रजामंडल स्थापित होता है कांतिलाल के द्वारा, और बूंदी राज्य लोक परिषद ऋषभदास के द्वारा जो है यहाँ पे स्थापित होता है 1944 के अंतर्गत। ठीक है, और ये हो गया आपका बूंदी प्रजामंडल। इसके अंदर सिर्फ यही बातें याद रखनी है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। नेक्स्ट आगे आता है आपका झालावाड़ प्रजामंडल। देखिए झालावाड़ का जो प्रजामंडल है, हालांकि इसकी स्थापना में भी पंडित नैनूराम का योगदान रहता है, जो कोटा या हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कर रहे हैं। बात करें नैनूराम के बारे में कि यहाँ पर इन्होंने क्यों करी है, तो देखिए पंडित जो नैनूराम है, पहले ही मैंने कहा था कि ये एक स्थापना करना चाहते हैं पूरे हाड़ौती के अंतर्गत, है ना, लेकिन जब सफल नहीं हो पाते हैं तो कोटा के अंदर करते हैं। अब ये पंडित नैनूराम जो है ये झालावाड़ आते जाते रहते हैं। ये क्या है, इसका झालावाड़ आना जाना रहता है। क्यों रहता है कि ये यहाँ पर पत्थर के व्यवसायी है। क्या है, पत्थर का व्यवसाय चलाता है। इसी वजह से तो किसी ने इनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, है ना। तो पत्थर के क्या करते हैं, ये व्यवसायी है, और इस सिलसिले के अंदर इनका झालावाड़ में आना जाना लगा रहता है। तो झालावाड़ के अंदर ही सावनी के अंदर, कहाँ पे, सावनी जो है वहां पर एक स्कूल है हरिजन स्कूल, और उसके मास्टर जी है रामचंद्र जी। कौन है, मास्टर जी है रामचंद्र जी। अब रामचंद्र जी के द्वारा इनका नैनूराम का जो है संपर्क होता है मांगीलाल भाव्य के साथ, तनसुखलाल मित्तल के साथ, मदन गोपाल और रामनिवास के साथ में जो है क्या होता है, इनका संपर्क होता है। और इन सबको
इन सबको जो है ये पंडित नैनूराम क्या करते हैं, कार्य सौंपते हैं कौन से प्रजामंडल का, हाड़ौती प्रजामंडल की प्रचार करने का। ठीक है, हालांकि वो कोटा के अंदर अपना अलग से कर लेते हैं, हाड़ौती प्रजामंडल का जो है वो यहाँ पे इनको कार्य सौंपते हैं। कब की बात कर रहे हैं हम, झालावाड़ प्रजामंडल की बात कर रहे हैं, इनके द्वारा ये कार्य कर दिया जाता है। जबकि बात करें झालावाड़ प्रजामंडल खुद की, तो ये स्थापित किया जाता है झालावाड़ प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल ये स्थापित हो रहा है आपका 1946 के अंदर, और यहाँ पे इसकी स्थापना की जाती है, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल भव्य के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, मांगीलाल भव्य के द्वारा यहाँ पर स्थापना की जाती है। नाम हमने यहाँ पे लिखा है मांगीलाल भव्य। हालांकि वो पहले पंडित नैनूराम के साथ ही रहते हैं, हाड़ौती प्रजामंडल से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन बाद में झालावाड़ के अंदर जो है वो इन्होंने स्थापना करी 1946 के अंदर। ये सबसे अंत में स्थापित होने वाला आपका प्रजामंडल है वो कौन सा है, झालावाड़ का प्रजामंडल। ठीक है, तो ये झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कर देते हैं, कौन कर देते हैं, मांगीलाल भव्य के द्वारा इसकी स्थापना हो जाती है। ये हो गया आपका झालावाड़ प्रजामंडल। नेक्स्ट देखिए महत्वपूर्ण प्रजामंडल आ रहा है, कौन सा प्रजामंडल है, ये आपका हो गया जयपुर प्रजामंडल। तो बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 1927 के अंदर एक स्थापना हुई है चरखा संघ की। इससे भी पहले अगर बात करें कि जयपुर प्रजामंडल के अंदर जो है वो जन जागरण का सर्वप्रथम जो कार्य किया गया, कौन सा कार्य, जन जागरण का सबसे पहला जो कार्य है, सबसे पहला जो नाम अगर किसी का मिलता है तो वो मिलता है आपको अर्जुन लाल सेठी का। किसका नाम मिलता है, अर्जुन लाल सेठी की बात हमें यहाँ पे मिलती है। 1907 के अंदर वर्धमान जैन पाठशाला, जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना, शिक्षा जैन शिक्षा सोसाइटी की 1905-06 के अंदर, और जैन शिक्षा प्रचारिणी समिति की स्थापना, वो सारी जो घटनाक्रम 1905-06 के आसपास हुआ। यानी कि जयपुर प्रजामंडल के अंदर अगर शुरुआत की बात करें, सबसे पहले जो है वो जन जागरण का कार्य की बात करें किसके द्वारा हुआ है, तो वो हुआ है आपके अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। ठीक बात है। अब बात करते हैं 1927 के अंदर। तो 1927 के अंदर आपका बनता है चरखा संघ, और इस चरखा संघ की स्थापना हुई है जमनालाल बजाज के द्वारा। किसके द्वारा हो गई है, जमनालाल बजाज के द्वारा चरखा संघ की स्थापना हुई है 1927 के अंदर जयपुर में। ठीक बात है। अब करते हैं बात प्रजामंडल की। तो प्रजामंडल की स्थापना होती है 1931 के अंदर, किसके द्वारा होती है, ये होती है कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा। ये कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा किसकी स्थापना हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके जयपुर प्रजामंडल की। ठीक बात है। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना ये हो गया आपका जयपुर प्रजामंडल। किसके द्वारा स्थापना हुई है, कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा हुई है, 1931 के अंदर ये स्थापना हुई। लेकिन ये जो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई है ये अभी वास्तविक रूप से कार्य नहीं कर पा रहा, जो नेतृत्व के प्रमुख व्यक्ति हैं वो इससे जुड़े हुए नहीं हैं। तो आगे चल करके हम देखते हैं, बात आती है 1936 के अंदर। कब की बात आ रही है, 1936 के अंदर, और जयपुर प्रजामंडल जो है ये पुनर्गठित होता है। इसका क्या होता है, पुनर्गठन होता है, और ये कार्य जो है अब किया जाता है किसके द्वारा, ये कार्य आपका किया जाएगा जमनालाल बजाज। किसके द्वारा, जमनालाल बजाज के द्वारा। और कौन व्यक्ति आ जाएगा इसके साथ में, और व्यक्ति आ जाते हैं हीरालाल शास्त्री। कौन आ जाते हैं, हीरालाल शास्त्री जो है वो यहाँ पर अन्य व्यक्ति के रूप में यहाँ पे आते हैं। तो दो व्यक्तियों के नाम मिल गए आपको, जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री। इनके द्वारा जो है वो क्या होता है, यहाँ पे पुनर्गठन होता है, और इसमें जमनालाल बजाज जो है वो क्या बनाए जाते हैं, इस प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक बात है। अब देखिए होता क्या है, जमनालाल बजाज अध्यक्ष तो बन जाते हैं इस संगठन के, लेकिन अभी भी जो है ये वास्तविक रूप से पंजीकृत संस्थान नहीं है। अभी भी क्या है, ये 1936 के अंदर भी पंजीकृत नहीं है, पंजीकृत नहीं है। यहाँ पर जयपुर महाराजा ने एक पाबंदी लगा रखी है कि जो व्यक्ति जो संस्थान जो है पंजीकृत नहीं है उसके जो है वो आप क्या नहीं बन सकते, सदस्य नहीं बन सकते हैं। और जमनालाल बजाज के जयपुर प्रवेश के ऊपर क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। ठीक बात है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, जमनालाल बजाज जो है वो यहाँ पे जयपुर में प्रवेश करने का कार्य कर लेते हैं, तो इनके जो है साथ में हिंसा होती है और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस प्रकार का जो गतिरोध चल रहा है, यानी कि राज्य के बीच में और इन जो है वो उदारवादी शासन की स्थापना करने वाले आंदोलनकारियों के बीच, यानी कि प्रजामंडल के लोगों के बीच में। आगे चल करके बात करते हैं 7 अगस्त 1939 की। तो इनके बीच में क्या होता है, समझौता होता है। ये समझौता किसके बीच में हो रहा है, जो जयपुर का रियासत के शासक है उनके साथ और प्रजामंडल के लोगों के साथ में एक समझौता होता है, और फिर प्रजामंडल का क्या होता है, पंजीकरण होता है। वो होता है आपका मार्च 1940 के अंदर क्या हो जाएगा, प्रजामंडल का पंजीकरण हो जाएगा।
अब प्रजामंडल जो है अपनी गतिविधियों को, उत्तरदायी शासन की मांग को जो है वो धीरे धीरे रखना प्रारंभ करेगा यहाँ से। और तब हम देखेंगे कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, कौन सा आंदोलन आएगा, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। और इस आंदोलन के अंदर जो ये प्रजामंडल है ये दो भागों में बंट जाता है। कितने भागों में बंट जाता है, नेतृत्व को लेकर के कि भाई नेतृत्व इसका कौन करने वाला है। एक तो जो है वो जमनालाल बजाज के नेतृत्व में रह जाते हैं, जमनालाल बजाज के नेतृत्व में, और एक भाग यहाँ से अलग हो जाता है बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, बाबा हरीश चंद्र के नेतृत्व में यहाँ पे क्या हो जाता है, इस प्रजामंडल आंदोलन का विभाजन हो जाता है। आखिर में जाकर के हम देखेंगे मानसिंह द्वितीय यहाँ पर शासक है। 30 मार्च 1949 को जो राज्य वृहत राजस्थान बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, जयपुर का विलय हो जाएगा, जयपुर को राजधानी भी यहीं से बनाया जाएगा। तो कुल मिला के ये हो गया आपका जयपुर का प्रजामंडल। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए जयपुर प्रजामंडल की अगर बात करें, सबसे पहले जन जागरण का कार्य अर्जुन लाल सेठी के द्वारा हुआ। फिर 1927 के अंदर यहाँ पे चरखा संघ स्थापित होता है जमनालाल बजाज के द्वारा। फिर बात करते हैं 1931 के अंदर, तो 1931 में आपके आ जाते हैं कर्पूर चंद पाटनी जो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं, लेकिन ये इसमें अभी प्रमुख नेतृत्व शामिल नहीं है। इसलिए 1936 के अंदर आकर के पुनर्गठन होता है इसी प्रजामंडल का, जिसमें कि कौन व्यक्ति आ जाते हैं, जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री, इनको अध्यक्ष बनाया जाता है पहला। फिर बात करते हैं कि ये संस्था अभी भी पंजीकृत नहीं है और जमनालाल बजाज के जयपुर प्रवेश पर रोक लगी। गतिरोध जो उत्पन्न हुआ है इसको समाप्त करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एक समझौता होता है। समझौते के बाद 1940 के अंदर जो जाकर के प्रजामंडल का क्या हो पाता है, पंजीकरण हो पाता है। फिर ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लेते हैं। यहाँ पे प्रजामंडल में नेतृत्व के मुद्दे पर क्या होता है, वापस से बिखराव होता है। बाबा हरिश्चंद्र और जमनालाल बजाज के नेतृत्व में अलग अलग गुट यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। फिर जाकर के अंत में क्या हो जाएगा, इस जयपुर प्रजामंडल का भी राजस्थान में विलय हो जाएगा। ठीक बात है, तो ये हो गया आपका जयपुर प्रजामंडल। नेक्स्ट आपका आता है अलवर प्रजामंडल। बात करें हरिनारायण शर्मा के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं, हरिनारायण शर्मा के बारे में बात करें तो देखिए हरिनारायण शर्मा के द्वारा इस अलवर प्रजामंडल की स्थापना से पहले भी कुछ कार्य किए गए थे। जैसे कि इन्होंने स्थापना करी थी आदिवासी संघ की। किसकी स्थापना करी थी, इन्होंने आदिवासी संघ की स्थापना करी थी। इसके अलावा इन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ की भी क्या करी थी, स्थापना करी थी। अस्पृश्यता निवारण संघ की भी इन्होंने स्थापना करी थी। तो ये इनके कुछ रचनात्मक कार्य रहे हैं हरिनारायण शर्मा के। बाद में हम देखते हैं 1938 के अंदर, कब की घटना है, 1938 के अंदर इनके द्वारा स्थापना हो जाती है कि इसकी अलवर प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है। और अलवर प्रजामंडल के नेतृत्व के अंतर्गत ही आगे चल करके हम देखने वाले होंगे कि यहाँ पे मत्स्य संघ का जो है वो एक गठन किया जाएगा 18 मार्च को, और उसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाया जाएगा। अंत में जाकर के हम 5वें चरण में जब देखेंगे तब हमें यहाँ पे लगेगा कि ये जो मत्स्य संघ बनेगा, यानी कि अलवर वगैरह जो 4 रियासतें हैं वो राजस्थान के अंदर क्या कर दी जाएगी, विलय कर दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए आपका अगला आता है भरतपुर प्रजामंडल। ठीक है, तो जगन्नाथ दास अधिकारी नामक एक व्यक्ति है और इनके साथ ही एक और नाम आपको मिल जाता है गंगाराम शास्त्री। क्या नाम मिल रहा है, गंगाराम शास्त्री एक व्यक्ति है। इनके द्वारा और जगन्नाथ दास अधिकारी, इनके द्वारा दोनों ने मिलकर के क्या किया है, 1912 में एक कार्य किया है। 1912 के अंदर हिंदी साहित्य समिति की स्थापना करी है। किसकी स्थापना कर रहे हैं, हिंदी साहित्य समिति की 1912 में जगन्नाथ दास अधिकारी और कौन से हो गए आपके, गंगाराम शास्त्री। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखिए, इस समय भरतपुर के महाराजा है किशन सिंह। महाराजा कौन है, भरतपुर के किशन सिंह। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है समर्थन किस घटना का, इसका जो ये हिंदी साहित्य समिति स्थापित की गई, बात कर रहे हैं 1912 के अंदर की कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक जो है वो प्रजामंडल आंदोलनों का यहाँ पे कोई उदय भी नहीं हुआ, उस समय की बात कर रहे हैं। 1912 के अंदर ये हिंदी साहित्य समिति स्थापित हुई थी और भरतपुर के महाराजा किशन सिंह ने क्या किया, इसका समर्थन किया। साथ ही साथ आगे रह करके इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई चलो आइए आप लोग आओ, मैं आपके लिए क्या करता हूं, उत्तरदायी शासन की स्थापना करता हूं। किसकी स्थापना करता हूं, उत्तरदायी शासन की स्थापना करता हूं, आप लोग आइए अपनी सरकार बनाइए। ये महाराजा किशन सिंह कहते हैं। यानी कि ये जो है ये प्रगतिशील विचारों के धनी आदमी है। कैसे व्यक्ति है, प्रगतिशील विचारों के आदमी है। ये प्रगतिशील विचारों वाले आदमी अंग्रेजों को पसंद नहीं आने वाले हैं। अंग्रेजों ने क्या किया, इनको महाराजा की गद्दी से हटा दिया और इनके स्थान पर ब्रजेंद्र सिंह करके एक नाम मिलता है इनके पुत्र का, उनको क्या बना देते हैं, यहाँ पे वो महाराजा बना देते हैं और इनको हटा देते हैं। और भरतपुर रियासत के अंदर क्या करते हैं, एक प्रशासक की नियुक्ति यहाँ पे कर दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। फिर आगे चल करके हम देखेंगे
कि दो व्यक्ति मिलेंगे आपको, किशन लाल और गोपीलाल। गोपीलाल यादव है, गोपीलाल यादव है और किशन लाल शर्मा है, ठीक है। और इन दोनों के द्वारा मिलकर के क्या की जाएगी, भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना की जाएगी। तो ये हो गया आपका भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना, ठीक है। यहां पर हमें बात ध्यान क्या रखनी है, महाराजा किशन सिंह का नाम याद रखना है। ये प्रगतिशील विचारों के आदमी है। जब गंगाराम शास्त्री और जगन्नाथ दास अधिकारी 1912 में हिंदी साहित्य समिति का जो स्थापना करते हैं, इसका समर्थन करते हैं और साथ ही साथ उत्तरदायी शासन की स्थापना की भी बात करते हैं। अंग्रेज इनको हटाते हैं और अंत में जाकर के हम देखेंगे किशन लाल शर्मा और गोपीलाल यादव, इनके नेतृत्व में क्या स्थापित होगा, यहाँ पे प्रजा मंडल की स्थापना हो जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है धौलपुर प्रजा मंडल, ठीक बात है। तो देखिए धौलपुर प्रजा मंडल की बात करें तो यहां पर सबसे पहले जो है वो जन जागरण का जो कार्य हुआ है वो स्वामी श्रद्धानंद करते हैं। कौन कर रहे हैं, स्वामी श्रद्धानंद 1918 में। ये स्वामी श्रद्धानंद जो है ये जुड़े हुए हैं किससे, आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो एक बार पुनः जो है यहाँ पर क्या आ जाता है, आंदोलनकारी गतिविधियों में जन जागरण के क्षेत्र में एक बार धीरे क्या आती है, यहाँ पे थोड़ी कमी आती है। फिर आगे चल करके हम देखेंगे तो 1936 के अंदर जो है जाकर के धौलपुर के अंदर किसकी स्थापना होगी, प्रजा मंडल की स्थापना होगी, धौलपुर प्रजा मंडल की स्थापना। अब यहाँ पर स्थापना करने वालों में अगर हम नाम की बात करें कि किसके द्वारा स्थापना हुई है, तो यहाँ पे 1936 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1936 की, तो 1936 में जो प्रजा मंडल स्थापित हुआ है वो तो आपका हुआ है कृष्णदत्त पालीवाल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, कृष्णदत्त पालीवाल के नेतृत्व में। लेकिन ये जो धौलपुर प्रजा मंडल स्थापित हुआ है ये असफल रहता है, असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। फिर बात आती है आगे चल करके 1939 में। कब की बात आती है, 1939 का जो धौलपुर का प्रजा मंडल स्थापित हुआ है वो हुआ है आपका ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। किसकी अध्यक्षता में हुआ है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ठीक है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और एक और व्यक्ति इनके साथ में मिल जाते हैं, जोहरी लाल इंदु। क्या नाम मिलता है आपको, जोहरी लाल इंदु। इनकी अध्यक्षता में जो है वो ये आयोजन होता है। कौन से, धौलपुर प्रजा मंडल का आयोजन होता है। तो दो बातें याद रख लेनी है आपको, एक तो धौलपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1936 के अंदर होती है, वो तो आपकी हो जाती है कृष्णदत्त पालीवाल के नेतृत्व में। उसके बाद 1939 के अंदर पुनः धौलपुर प्रजा मंडल की स्थापना होती है और वो किसके नेतृत्व में होती है, वो होती है आपकी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जोहरी लाल इंदु। वास्तविक जो धौलपुर प्रजा मंडल का जो कार्य है यहाँ पे उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का, वो आपका 1939 वाला जो प्रजा मंडल है उसके द्वारा यहाँ पे किया जाता है। इसी में एक घटनाकांड आता है, तासीमो कांड। कौन सा होता है, तासीमो के अंदर जो है धौलपुर प्रजा मंडल गांव है एक, वहां पर इसकी जो अधिवेशन चल रहा होता है, यहाँ पे जो है वो पुलिस के द्वारा क्या किया जाता है, गोली चलाई जाती है। 12 नवंबर 1946 की बात है ये, 12/11/1946, ठीक है। तासीमो कांड ये कौन से प्रजा मंडल से रिलेटेड है आपका, ये आपका धौलपुर प्रजा मंडल से रिलेटेड है, ठीक बात है। तो ये हो गया आपका धौलपुर प्रजा मंडल। इसके अलावा भी कुछ प्रजा मंडलों की स्थापना जो है अपने राजस्थान के अंतर्गत होती है, तो उनसे जो कब हुई है और कौन जो उनके संस्थापक रहे हैं उनकी छोटी सी जानकारी जो है हम यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। तो बात आती है करौली का प्रजा मंडल। करौली का जो प्रजा मंडल है ये स्थापित होता है 1938 में, त्रिलोक चंद माथुर और चिरंजी लाल शर्मा के द्वारा इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट है बांसवाड़ा का प्रजा मंडल। इसकी स्थापना होती है आपके 1943 के अंदर और यहाँ संस्थापक है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। कौन है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ठीक है। इसके बाद में बात आती है डूंगरपुर प्रजा मंडल की, और डूंगरपुर प्रजा मंडल 1944 में स्थापित होता है भोगीलाल पंड्या और हरिदेव जोशी के नेतृत्व के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका आता है प्रतापगढ़ प्रजा मंडल। ये 1936 में अमृतलाल पायक नाम मिलता है, अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर जो है इनके नेतृत्व में ये जो है आपका प्रतापगढ़ प्रजा मंडल की स्थापना होती है। नेक्स्ट आपका आता है सिरोही प्रजा मंडल, जो कब हो रहा है, 1939 के अंदर हो रहा है। किसके नेतृत्व में हो रहा है, ये हो रहा है गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में। हालांकि यहाँ पे 1939 में ये हो रहा है, इनसे पहले भी एक प्रजा मंडल की स्थापना 1936 के अंदर यहाँ पर हो चुकी है और वो होती है आपके वृद्धिचंद जैन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में होती है, वृद्धिचंद जैन के नेतृत्व में। इनसे पहले भी एक प्रजा मंडल स्थापित किया जा चुका है। एक चीज यहां पर और ध्यान रख लेना, ये जो सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना होती है वृद्धिचंद जैन के नेतृत्व में, इसकी स्थापना जो है
वो कहाँ पे होती है, वो होती है बम्बई के अंदर। कहाँ पे स्थापना होती है, इसकी स्थापना बम्बई में की जाती है वर्दीचंद जैन के द्वारा। बाद में 1939 के अंदर सिरोही में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की जाती है। तो ये पूछा जा सकता है किस प्रजामंडल की स्थापना बम्बई के अंदर हुई है, तो वो कौन सा है, वो हो गया आपका सिरोही का प्रजामंडल। ठीक बात है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका है किशनगढ़ का प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल कांतिलाल चौथानी के द्वारा इसकी स्थापना होती है। 1939 के अंदर जो है वो इसकी स्थापना हो जाती है। कौन सा प्रजामंडल हो गया आपका, ये हो गया आपका किशनगढ़ का प्रजामंडल। एक चीज और याद रख लेना, जैसलमेर का जो प्रजामंडल स्थापित हुआ था, कौन सा प्रजामंडल, जैसलमेर का जो प्रजामंडल स्थापित हुआ था वो प्रवासियों के द्वारा स्थापित हुआ है कलकत्ता में। कहां पे स्थापित हुआ है, कलकत्ता के प्रवासियों के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें हमने बात करी थी मीठालाल व्यास के बारे में। ठीक है ना, तो वो कलकत्ता में होता है। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि कुछ एक ऐसे भी प्रजामंडल रहे हैं जो अत्यधिक तीव्र दमन के कारण जो है उन रियासतों में स्थापित ना हो पाए थे। जैसलमेर के प्रजामंडल के बारे में हमने ये भी कहा था कि वो जोधपुर के अंदर जो है वो इसकी स्थापना पहले हुई थी। उसके अलावा इसकी एक जो स्थापना है वो वहां पर भी कर दी गई थी। कहां पे, यानी कि वो कर गई थी कलकत्ता के अंदर जो है वो प्रवासियों के द्वारा। इसके अलावा हमने बात करी है सिरोही प्रजामंडल बंबई के अंदर स्थापित हुआ था पहले वर्दीचंद जैन के नेतृत्व में। बाद में जो है वो यहाँ पे सिरोही में गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में यहाँ पे ये स्थापित हो गया था। तो ये कुछ प्रजामंडल जो है वो और अपने सामने एक्स्ट्रा प्रजामंडल रहे हैं, जिनके बारे में हमने क्या करी है, यहाँ पे बात कर ली है कि कौन कौन से प्रजामंडल जो है वो यहाँ पे स्थापित हुए हैं। अब आपके समक्ष दो बातें महत्वपूर्ण रहती है कि एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन सा प्रजामंडल कब स्थापित हुआ है। जो हमने बात पूरी की पूरी करी है, इन्हीं प्रजामंडलों की बात जो है सार रूप के अंतर्गत हम करने वाले हैं। आपके समक्ष एक रामबाण लेकर के आया हूं, जिससे क्या हो जाएगा, आपको ये प्रजामंडल जो है वो बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेंगे, याद हो जाएंगे। सबसे आपको जो है बुरा टॉपिक लगता है, सबसे कठिन टॉपिक लगता है प्रजामंडलों का, लेकिन इस जो है आने वाली 10 मिनटों के बाद में ये आपके लिए सबसे सरल जो है टॉपिक बनने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम याद करते हैं कि इनके सन किस प्रकार से याद रखे जाए कि कौन सा प्रजामंडल कब जो है वो अस्तित्व में आता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैं यहां पर जो मैं कुछ प्रयोग करने जा रहा हूं वो सारे प्रयोग जो है वो सीखने के लिए है। ठीक बात है, उनको अन्यथा किसी प्रकार से हमें लेना नहीं है। बात कर रहा हूं मैं 1932 की। कब की बात कर रहा हूं, 1932, 1932 के बाद में 1934। ठीक है, 1934 के बाद में 1936, 1936 के बाद में क्या आएगा, 1938। ठीक है, 1938 के बाद में क्या आएगा, 1940। ठीक है, 1940 के बाद क्या आएगा, 1942। 1942 के बाद क्या आएगा, 1944। 44 के बाद में क्या आना है भाई, 1945। और 45 के बाद में क्या आना है, 1946। ठीक है, दो के गैप में लिखा है मैंने, आपको आराम से याद हो जाएगा। 1932 से प्रारंभ कर रहे हैं हम। कहां से प्रारंभ कर रहे हैं, 1932 से प्रारंभ कर रहे हैं। 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45 और 46 याद आ जाएगा ये तो आराम से। अब यहाँ पर दो परिवर्तन और चाहता हूं मैं। देखिए परिवर्तन क्या चाहता हूं, 1932 की जगह आपको 1931 याद रखना है। क्या याद रखना है, 1932 की जगह पे 31 याद रखना है। और 1940 के स्थान पे आपको 1939 को याद रखना है, क्योंकि बाकी सब सम के अंदर हम चलते जाएंगे, लेकिन ये दो हमें है ना, इनको चेंज करना पड़ेगा। 32 से 31 कर लो, 40 से क्या कर लो, 39 कर लो। याद हो गया यहां तक का मामला। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहां से क्या करता हूं, एक कहानी है जो कहानी आपको याद रखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक गांव का कोई लड़का है, और वो गांव का लड़का जो है उसको उसके पिताजी के द्वारा भेजा जाता है पढ़ने के लिए बड़े शहर के अंदर। ठीक बात है, और बड़ा शहर कौन सा, राजस्थान में जयपुर। कौन सा हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। अब जयपुर पहुंच गया बच्चा, तो कहां पहुंच गया, बच्चे को पिताजी ने भेज दिया पढ़ने के लिए जयपुर। ठीक बात है, ये लीजिए जयपुर पहुंच गया। अब जयपुर पहुंचा तो वहां पे चल रहा है कजली तीज का त्योहार। क्या चल रहा है, कजली तीज का त्योहार। देखा, बहुत ही मजा आया उसको, बहुत शानदार लगा कि बहुत अच्छा है। तो और कहां पे होता है भाई कजली तीज, वहां पे भी देखने चला गया वो। तो कहां पे चला गया, ये चला गया बूंदी में भी देखने। ठीक है, तो जयपुर और बूंदी दोनों जगह क्या कर लिया, ये कजली तीज देख करके आ गया। ठीक है, अब उसके पिताजी को पता चल गया कि लड़का क्या कर रहा है वहां पे जाके, तो कजली तीज में घूम रहा है, पढ़ाई वढ़ाई का कोई नाम नहीं है। तो फिर आकर के बच्चे को क्या पढ़ने वाली है भाई, बच्चे को भयंकर मार पड़ने वाली है। क्या पड़ेगी, मार पड़ेगी, है ना, मार पड़ने वाली है। और क्या होंगे, हार्ड पैर तोड़ने वाले हैं, उनके हड्डियां टूटने वाली है। तो क्या टूटने वाली है, हड्डियां या जो हार्ड है वो टूटने वाली है। और क्या होने वाला है, और पिताजी की मार से सिर फूटने वाला है। क्या फूटने वाला है, सिर फूटने वाला है। यानी कि यहां पे आपको 3 रियासतों के नाम याद रह जाएंगे। मार से मारवाड़ याद रह जाएगा, और इसके अलावा हड्डियां टूटने से आपको हाड़ौती याद रह जाएगा। क्या रह जाएगा, हाड़ौती याद रह जाएगा। और सिर फूटने से आपको क्या याद रखना है, सिरोही याद रखना है।
ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के हमने बात करी, बच्चा गया जयपुर, कजली तीज देखी तो बोला और कहाँ पे होती है, और होती है बूंदी के अंदर, वहां पे भी देखने जाऊंगा, देख लिया, घर पे पता चल गया। तो अब क्या घटनाक्रम हो रहा है, अब ये हो रहा है कि घर पे जाने पे मार पड़ेगी, हड्डियां टूटेगी, सिर फूटेगा, यानी कि मारवाड़ होएगा, हाड़ौती हो गया, और कौन सा हो गया आपका, सिरोही हो गया। चलिए ठीक है, इतनी सारी घटनाएं तो हो गई, लेकिन पिताजी तो पिताजी होते हैं, बच्चे के लिए उनका प्यार तो किसी से कम होता ही नहीं, सर्वाधिक जो प्यार करते हैं वो अपने बाप ही करते हैं अपने से। तो फिर यहाँ पे जाकर के क्या हो रहा है, पिताजी को बड़ी दया आ रही है, बेचारे बच्चे को मार दिया। अब वो क्या करते हैं, बच्चे को क्या खिलाएंगे, लेकर के आते हैं उनके लिए बीकाजी नमकीन। क्या लेके आते हैं, बीकाजी नमकीन, ले बेटा कोई नहीं खा ले, है ना। तो यहां से आपको क्या याद रखना है, बीकाजी नमकीन कहां की है भाई, फेमस, ये है आपकी बीकानेर की। कहां की फेमस हो गई, बीकानेर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिताजी ने खिलाई अपने को बीकाजी नमकीन, अपन भी गदगद हो गए कि क्या बात है यार, पिताजी प्यार तो बहुत करते हैं अपने से। तो फिर अब क्या है, अब पिताजी से वादा करते हैं। क्या वादा करने वाले हैं, पिताजी से मैं वादा कर रहा हूं अगले भाग के अंदर कि मैं अब क्या करूंगा, मैं अब ABCD का बादशाह बनने वाला हूं। किसका, ABCD का क्या बनूंगा, शहंशाह बनूंगा। यानी कि अब शिक्षा के क्षेत्र में मैं झंडे गाड़ने वाला हूं, मैं बहुत पढ़ाई करूंगा। पिताजी आप चिंता ना करें, मैं ABCD वगैरह सब कुछ सीख जाऊंगा। मैं क्या बनने वाला हूं, ABCD का शहंशाह बनने वाला हूं। यानी कि अब बात आती है यहां पर, मैं से आपको याद रख लेना मेवाड़, ठीक है। फिर आती है ABCD, यानी कि आपका अलवर, भरतपुर, और C से आपका करौली, ठीक है, और D से आपका धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और शहंशाह, शाह से आपको याद रख लेना शाहपुरा। ठीक बात है, यहाँ पे हो गया शाहपुरा। तो मेवाड़ में ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और शहंशाह, शाह से क्या हो गया आपका शाहपुरा हो जाएगा। ठीक बात है। अब अपन ने कर लिया क्या, पिताजी से वादा कि मैं क्या करूंगा, ABCD का शहंशाह बन जाऊंगा। अब पिताजी भी क्या हो गए, पिताजी बोलता है कि अरे मेरो कीको, बहुत ही बड़ा लाडला बेटा है, छोड़ा बेटा है। कीका किसको बोलते हैं भाई, कीको किसको बोलते हैं। पिताजी ने अपने को क्या बोला, अपने को बोला कि मेरा लाडला कीको। क्या बोला है, कीको का मतलब देखो, महाराणा प्रताप को कीका कहा जाता था, लाड प्यार के अंदर भील लोग उनको बुलाते हैं कीको, है ना। तो यहाँ पे नाम आ गया आपका किशनगढ़। कौन सा आ गया, किशनगढ़, है ना, किशनगढ़ आ गया। और आ गया आपका कोटा, है ना। पिताजी ने क्या बोला, मेरो कीको तो बड़ो ही कुशल है, क्या है, बड़ा ही कुशल है, वो अब पढ़ाई में क्या करेगा, नाम कमाने वाला है। कीका क्या है, कुशल है। तो क्या हो गया आपका कुशलगढ़, यानी कि ये हो गया कुशलगढ़ प्रजामंडल। ठीक है, 1942 के अंदर। अब देखिए, बड़ा ही कुशल है। नेक्स्ट 1944 के अंदर एक नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा भाई, ये नाम याद रखो, डूंगरपुर। कौन सा नाम है, डूंगरपुर। ठीक, ये हो गया डूंगरपुर। ठीक, अब नेक्स्ट आता है 1945 से क्या याद रखेंगे, 45 वर्षों तक महाराणा प्रताप ने मुगलों से क्या करी थी, युद्ध किया था। इस वजह से क्या होगी, जेब क्या हो गई, खाली हो गई थी, जेबा खाली हो गई, बिल्कुल ही कुछ बचा ही नहीं महाराणा प्रताप के पास में, है ना। तो 1945 में बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रताप ने युद्ध किया। किसने युद्ध किया मुगलों से, प्रताप ने युद्ध किया। तो यहाँ पे याद रखना प्रतापगढ़। ठीक है, प्रताप ने युद्ध किया तो प्रतापगढ़ हो गया। क्या खाली होगी, जेबा खाली हो गई, है ना। तो जैसलमेर हो गया। कौन सा हो गया, जैसलमेर हो गया। और क्या हो गया आपका, बांसवाड़ा हो गया। ठीक बात है। तो प्रताप की जेबा खाली कब हुई, 1945, यानी कि 45 वर्षों से लगातार युद्ध किए जा रहे हैं, बचपन से लेकर के अंतिम समय तक 45 वर्षों तक लगातार मुगलों से युद्ध कर रहे हैं। तो क्या होगी, प्रताप की जेबा खाली हो गई। और फिर अंतिम में तो आपको ध्यान ही है, आपका जो लास्ट जो प्रजामंडल की स्थापना होती है वो होती है झालावाड़ की। किसकी होती है, झालावाड़ की स्थापना होती है। तो ये हो गए आपके सारे सन जहां पे क्या हो रही है, आपकी प्रजामंडलों की स्थापना हो रही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट देखिए, अब देखते हैं 1931 के अंदर 3 प्रजामंडलों की स्थापना, 2 प्रजामंडल बनते हैं आपके, जयपुर और बूंदी प्रजामंडलों की स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट देखिए 1934 के अंदर मारवाड़ की स्थापना होती है, हाड़ौती की स्थापना होती है, और सिरोही प्रजामंडल की क्या होती है, स्थापना होती है। हालांकि 34 के बाद में हमने एक और बात यहाँ पे पहले ही कर ली है, 1939 के अंदर जो है पुनः इसकी स्थापना होगी सिरोही प्रजामंडल की। हम यहाँ पर जो तारीख ले रहे हैं वो सबसे पहले बार जो प्रजामंडल स्थापित हुआ है उसकी तारीखों की बात हम यहाँ करने वाले हैं। फिर बात आती है 36 के अंदर। 36 के अंदर एक ही प्रजामंडल की स्थापना हुई है, वो कौन सा है आपका, बीकानेर प्रजामंडल। नेक्स्ट आता है आपका 1938 के अंदर। ये वो वर्ष है जिसके अंदर सर्वाधिक यानी कि मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे प्रजामंडल की स्थापना होती है। मैक्सिमम प्रजामंडल 1938 में। क्यों, क्योंकि हरिपुरा अधिवेशन का समय है। ठीक है, जब कांग्रेस का हरिपुरा का अधिवेशन होता है उसी समय यहाँ पे सर्वाधिक प्रजामंडलों की स्थापना होती है, जिसमें हमने देखा मेवाड़, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और शाहपुरा का जो है वो प्रजामंडल यहाँ पे स्थापित हो जाता है।
नेक्स्ट बात आती है 1939 के अंदर किशनगढ़ प्रजामंडल और आपका कौन सा प्रजामंडल आ जाएगा, कोटा का प्रजामंडल। नेक्स्ट बात आती है 1942 के अंदर आपका कौन सा प्रजामंडल आ जाएगा, कुशलगढ़ का प्रजामंडल। फिर बात आती है 1944 के अंदर कौन सा प्रजामंडल आ जाएगा, डूंगरपुर प्रजामंडल आ जाएगा। फिर 1945 के अंदर 3 प्रजामंडल आते हैं, प्रतापगढ़, जैसलमेर और बांसवाड़ा प्रजामंडल। और फिर लास्ट के अंदर अंतिम जो सबसे प्रजामंडल स्थापित हुआ है वो कौन सा है आपका, झालावाड़ का प्रजामंडल। तो इस प्रकार से सारी की सारी जो दिनांक है, जो आपका सन की मामला था, वो यहाँ से आपका मेरी तरफ से जो है वो पूर्ण हो जाता है। एक बार 2 बार आप इसी ट्रिक को वापस से लिखने का अगर प्रयत्न करते हैं सच्चे मन से, तो मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ यहाँ से आपको याद हो जाएंगे। अब देखिए, ये पहली बात तो हमने करी थी, सन की समस्या आती है वो हो गई आपके क्लियर। अब यहाँ पर दूसरी जो समस्या आती है वो प्रजामंडलों के संस्थापकों की जो है वो समस्या आपके सामने आने वाली होती है। तो देखिए, राजस्थान का नक्शा आपके समक्ष रखा है और इस राजस्थान के नक्शे के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो हमें आसानी से जो है वो ये सारी चीज़ें याद भी हो जाएगी। ठीक बात है। तो देखिए, हम प्रारंभ करते हैं यहाँ से एक एक करके कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है प्रजामंडलों की स्थापना होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें तो ये जगह कौन सी है भाई आपकी, ये हो गया आपका बीकानेर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल हो गया, बीकानेर। और बीकानेर के अंदर हमने बात करी है, यहाँ पे स्थापना किसके द्वारा हो रही थी, यहाँ पे होती है आपकी मघाराम वेद के द्वारा क्या होती है, यहाँ पे प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है बीकानेर के अंतर्गत। ठीक बात है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं तो ये आ गया आपका जैसलमेर। ये कौन सा हो गया आपका, जैसलमेर। और जैसलमेर जो प्रजामंडल है, यहाँ पर स्थापना किसके द्वारा हो जाती है, मीठालाल व्यास के द्वारा। किसके द्वारा हो जाती है, मीठालाल व्यास के द्वारा। ठीक बात है। ये यहाँ पर आपका कौन सा दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है मारवाड़ का प्रजामंडल। कौन सा दिख रहा है, मारवाड़ प्रजामंडल। तो हमने बात करी थी भंवरलाल सराफ के द्वारा। किसके द्वारा, भंवरलाल सराफ जो है इनके द्वारा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और बाद में पुनर्गठन के रूप में हमने यहाँ पे देखा था कि लोक परिषद का जो निर्माण है वो किसके द्वारा हो रहा था, राज्य लोक परिषद के द्वारा, वो जयनारायण व्यास के द्वारा जो है मारवाड़ में ये कार्य किया जा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका कौन सा एरिया हो गया, ये जो है बाड़मेर और ये आपका जालोर हो गया। इसके नीचे जो एरिया आ रहा है वो कौन सी रियासत आ रही है, यहाँ से आपकी सिरोही रियासत आ रही है। तो देखिए, ये कौन सी हो गई, सिरोही। सिरोही के अंदर हमने 2 नाम पढ़े थे, वर्धीचंद जैन और गोकुल भाई भट्ट। तो यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं, गोकुल भाई भट्ट के द्वारा क्या हो गई है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है, गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। उसके बाद में देखिए आपका आ गया कौन सा, मेवाड़ प्रजामंडल। कौन सा आ गया, मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर हम बात करें स्थापना की तो एक तो आ जाता है बलवंत सिंह मेहता का नाम और एक आ जाता है आपका माणिक्यलाल वर्मा का नाम। तो मेहता और वर्मा इन्होंने क्या करी है, मेवाड़ के अंदर प्रजामंडल की स्थापना कर दी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो और देखिए अब यहाँ पे आपका आ गया डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन सी चीज आ गई, ये आ गया आपका डूंगरपुर का प्रजामंडल। ठीक है, तो डूंगरपुर का जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना आपने पढ़ ली है, हरिदेव जोशी का नाम मिलता है और एक नाम किसका मिलता है, भोगीलाल पंड्या का। ठीक है, भोगीलाल पांड्या, और एक नाम और मिल जाता है इनके साथ में ही आपको, किसका नाम मिलता है, हरिदेव जोशी का नाम मिल जाता है। ठीक बात है। तो हरिदेव जोशी और भोगीलाल पंड्या डूंगरपुर के अंदर हो गए। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पर बांसवाड़ा प्रजामंडल। ठीक है, बांसवाड़ा प्रजामंडल। और अगर बात करें बांसवाड़ा के अंदर यहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है, किसके द्वारा हो जाती है, भूपेंद्र नाथ के द्वारा। किसके द्वारा हो जाती है, भूपेंद्र नाथ के द्वारा हो जाती है। इसी के अलावा देखिए कुशलगढ़ भी यहाँ पे पड़ता है। कौन सा पड़ता है यहाँ पे, कुशलगढ़। ठीक है, कुशलगढ़ का यहाँ पे प्रजामंडल जो है वो बनता है। और ये किसके संस्थापना में हो जाता है, ये हो जाता है आपका भंवरलाल निगम। किसके, भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में ये प्रजामंडल का गठन आपके हो जाता है। तो भंवरलाल निगम आपके हो गए कौन से प्रजामंडल में, कुशलगढ़ प्रजामंडल। बांसवाड़ा में कौन हो गए, भूपेंद्र नाथ। डूंगरपुर में आपके भोगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी। मेवाड़ में आपके हो गए वो बलवंत सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा की बात यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम इसको वापस राजस्थान के नक्शे को थोड़ा सा अपने सामने लाते हैं। देखिए ये बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपका कौन सा जगह आ गया, ये भीलवाड़ा का आ गया। भीलवाड़ा का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, शाहपुरा हो गया। भीलवाड़ा का मतलब यहाँ पे हो गया शाहपुरा प्रजामंडल। और शाहपुरा प्रजामंडल का स्थापना जो है वो होती है रमेश चंद्र के द्वारा। किसके द्वारा हो जाती है, रमेश चंद्र के द्वारा यहाँ पे हो जाती है। अब बात करते हैं ये अजमेर के अंदर, तो अजमेर के अंदर ही है आपका कौन सा, किशनगढ़।
कौन सी जगह हो जाती है? किशनगढ़। और किशनगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो यहाँ पर किसके द्वारा हो जाती है? ये हो जाती है भाई कांतिलाल चौथाणी के द्वारा। किसके द्वारा? कांतिलाल चौथाणी जो है उसके द्वारा क्या हो जाती है? यहाँ पर आपकी स्थापना हो जाती है। कौन से प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है? ये हो जाती है इनके अंदर किशनगढ़ के अंदर प्रजामंडल की स्थापना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो ये आपका आ गया कौन सा? झालावाड़। कौन सा आ गया प्रजामंडल? झालावाड़ प्रजामंडल। और जो झालावाड़ प्रजामंडल है, झालावाड़ के अंदर स्थापना किसके द्वारा हो जाती है? झालावाड़ प्रजामंडल की हमने बात कर रखी है, मांगीलाल भव्य के द्वारा यहाँ पे स्थापना हो जाती है इस प्रजामंडल की। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है कोटा प्रजामंडल। ये लीजिए आपका कोटा प्रजामंडल। और कोटा के अंदर स्थापना किसके द्वारा हो गई थी? तो हमने बात कर ली थी, पंडित नैनूराम के द्वारा क्या हो जाती है? कोटा प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है। बात करें बूंदी की प्रजामंडल की, तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा हो जाती है? तो हमने बात करी थी कांतिलाल के द्वारा यहाँ पे क्या हो जाती है? प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है। इसके अलावा भी देखिए और कौन से प्रजामंडल आ रहे हैं। यहां पर हमने बात कर ली थी, इसी क्षेत्र को मिलाते हुए एक प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कौन सा प्रजामंडल था? हाड़ौती का प्रजामंडल। और ये हाड़ौती का प्रजामंडल भी किसके द्वारा स्थापित हो गया था? ये भी पंडित नैनूराम के द्वारा ही स्थापित हो गया था। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं पूर्वी भाग की तरफ जब हम बढ़ते हैं तब हमारे सामने कौन कौन से यहाँ पे प्रजामंडल आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बात करें तो ये हो गया आपका धौलपुर का प्रजामंडल। ये कौन सा हो गया आपका? धौलपुर का प्रजामंडल। और धौलपुर के अंदर जो है हमने बात करी थी, सर्वप्रथम जो है जो स्थापना हुई थी वो तो आपके कर दी थी किसने? कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा। ठीक है, कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा। और उसके बाद में धौलपुर के अंदर कौन आ गए थे? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। किसका नाम आ जाता है? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का नाम आ जाता है। इनके साथ में एक व्यक्ति और थे जिनका नाम भी हमने पढ़ा है, जिनका नाम हमें क्या मिलता है? जौहरीलाल इंदू। कौन मिल जाते हैं? जौहरीलाल इंदू जो है वो इनका नाम यहाँ पर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे धौलपुर हो गया। इसके अलावा बात करें करौली के अंदर, कहाँ पे बात कर लेते हैं? करौली के अंदर। तो करौली के अंदर बात करें तो करौली में किसने स्थापना करी है? करौली में करी है त्रिलोकचंद माथुर ने। किसने करी? त्रिलोकचंद माथुर जो है इनके द्वारा करौली में प्रजामंडल की स्थापना कर दी गई थी। इसके अलावा देखिए अलवर प्रजामंडल और भरतपुर प्रजामंडल। तो देखिए भरतपुर के अंदर बात करें तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो गोपीलाल, कौन व्यक्ति संबंधित रहे हैं? गोपीलाल। और कौन से व्यक्ति हैं यहाँ पे? एक और किशनलाल। कौन हो गए? गोपीलाल और किशनलाल। ठीक बात है, इनके द्वारा प्रजामंडल की यहाँ पे स्थापना हो जाती है। इससे ऊपर बढ़े तो यहाँ पे आपका आ जाता है अलवर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल आ गया? अलवर का प्रजामंडल। और अलवर प्रजामंडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे व्यक्ति का नाम मिल जाता है आपको हरि नारायण शर्मा। क्या नाम मिल जाता है? हरि नारायण शर्मा के द्वारा अलवर प्रजामंडल की क्या हो गई? स्थापना हो गई थी। बात करें जयपुर प्रजामंडल की, कौन सा प्रजामंडल है? जयपुर का प्रजामंडल। तो जयपुर प्रजामंडल के अंदर सबसे पहले तो हमने बात की थी कर्पूरचंद पाटनी के द्वारा, और उसके बाद में जमनालाल बजाज के द्वारा क्या हो जाती है यहाँ पे प्रजामंडल की स्थापना, जिसमें हीरालाल शास्त्री भी जो है वो शामिल रहते हैं। ठीक बात है। तो ये क्या थे आपके कुछ क्या हो गए? ये जो है वो प्रजामंडलों की स्थापना हो गई। यहाँ से हमने देखा ये जो किशनगढ़ प्रजामंडल है उसको हमने यहाँ ट्रांसफर कर देना है यहाँ पे अजमेर के अंतर्गत। ठीक बात है। भीलवाड़ा के अंदर शाहपुरा प्रजामंडल जो है उसकी भी हमने बात कर ली, तो वो किसके द्वारा स्थापित हो गया था? रमेश चंद्र ओझा के द्वारा जो है वो इसकी स्थापना हो गई थी। तो कुल मिलाकर के अब हमने यहाँ पे विभिन्न प्रजामंडलों की स्थापना के बारे में बातें करी है। देखिए इनको मैं वापस से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि आप जो है वो इसका क्या ले सके, आसानी से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो ये आपका पूरा मामला हो जाता है राजस्थान में प्रजामंडल। ठीक है, राजस्थान में क्या हो रहे हैं? ये प्रजामंडलों की स्थापना हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका राजस्थान में प्रजामंडल का टॉपिक, जिसके अंतर्गत ये सारे जो है वो क्या हो रहे हैं? प्रजामंडलों की स्थापना हो रही है। सन के बारे में हमने बात कर ली, और उसके अलावा हमने किसके बारे में बात कर ली है? उसके अलावा हमने किस व्यक्ति के द्वारा कौन से प्रजामंडल की स्थापना होती है वो भी हमने पूरा का पूरा अध्ययन कर लिया है। इसके साथ ही आपका जो प्रजामंडल आंदोलनों का जो टॉपिक है वो पूर्ण हो जाता है। अब अगले भाग के रूप में और 7वें पाठ के अंतिम भाग के रूप में आपके पास में एक और भाग बचा हुआ है, और वो है आपका राजस्थान का एकीकरण। वो अगले भाग में करते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।